माइंड इंजीनियरिंग क्या होती है? मैंने उससे कहा कि मैं इंजीनियरिंग छोड़ना चाहता हूँ, तो कहता क्या करोगे? मैंने कहा यार ह्यूमन इंजीनियरिंग, हम सब रूह हैं। रूह क्या है? हाज़ा मिन अमरी रब्बी, ठीक है। इस जिस्म को कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन और हमारी जिंदगी को कंट्रोल करता है हमारा माइंड। ब्रेन एंड माइंड आर टू डिफरेंट थिंग्स। कुरान में आपने कभी ब्रेन का जिक्र सुना? पूरा कुरान उठा के देख लें आप। साइंस ने ये प्रूव किया है कि हमारी बॉडी में 3 न्यूरॉन सेंटर्स हैं। दिल और दिमाग में जंग हो रही होती है और जीतता दिल है, एंड मैं इसके बगैर मैं रह नहीं सकता, राइट। ये भी साइंस ने प्रूव कर दिया आज कि द स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूरो सेंटर इज ऑन योर हार्ट, नॉट ऑन योर ब्रेन एंड नॉट ऑन योर गट। आप देखें जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले बच्चे की हार्ट बीट सुनाई जाती है, राइट। रूह का जो कंट्रोलर है, जो रूह की जो जुबान है या जो रूह का जो मीडियम है, वो हमारा कल्ब में है और उसको हम माइंड कहते हैं। हमारे दिल की धड़कन कौन चला रहा है? अल्लाह ताला। अल्लाह नहीं चला रहा है। अल्लाह नहीं चला मेरा रहा। इससे बहुत बड़ा इख्तिलाफ है। छठी हिस्स, तीसरी आंख या इज़न हो जाना, इंट्यूशन, ये सारी चीजें आपने कहा था सीख सकते हैं। जिस तरह हमारा दिल धड़कता है ना, हमारा ब्रेन वाइब्रेट करता है। अगर किसी की ब्रेन वाइब्रेशन 60, 70, 80 पे चली जाए तो हम कहते हैं उसको मिर्गी का दौरा, फिट्स पड़ गए इनको। बच्चे का ब्रेन 7 साल की उम्र तक मुकम्मल डेवलप होता है, यानी पैदाइशी तौर पर नहीं है डेवलप। कुरान हमें 14 साल पहले बता चुका हुआ है, साइंस अब साबित कर सुभान रही है। अल्लाह। एंकर मींस वो चीज जिसको देखते ही आपको सुकून आ जाए या जिसको देखते ही आपको पुरानी मेमोरी आ जाए। तो मुझे उससे डर नहीं लगता जो नमाज पढ़ता है, मुझे उससे भी डर नहीं लगता जो फजर की नमाज पढ़ता है, मुझे उससे डर लगता है जो फजर की नमाज जमात से पढ़ता है। जो बच्चे ने सीखा है अब वो एक्सपेरिमेंट करेगा। मैं जितनी भी ट्रेनिंग्स कराता हूँ, मैं कहानियां सुनाता हूँ। आई एम अ स्टोरी टेलर। अस्सलाम वालेकुम जनाब एंड वेलकम टू फराए इकरार पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो बड़ा ही दिलचस्प काम करती हैं। छठी हिस्स के बारे में बात करती हैं, दिमाग को भी पढ़ लेते हैं, उसके साथ साथ इलाज करते हैं। जैसे टेलीपैथी होती है उस तरह से इलाज भी किया जाता है। आपको जानते नहीं, आपको मिले नहीं, लेकिन आपके घर का नक्शा क्या है वो आपको बता देंगे। और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए बड़ी हैरान कुन है। ना सिर्फ ये काम प्रोफेशनली कर रहे हैं, बल्कि इनके बहुत से स्टूडेंट्स पूरी दुनिया में मौजूद हैं। इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि ये सब है क्या। हमारे साथ आज की मेहमान शख्सियत हैं माइंड इंजीनियर अली साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं इंजीनियर साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपने पढ़ा क्या है? ये माइंड इंजीनियरिंग क्या होती है? मैं ओरिजिनली मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। यूनिटी अच्छा। लाहौर से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी और उसके बाद फिर 2000 फिर मैंने 8 साल ऑयल एंड गैस में काम किया, श्लम्बर्जे एंड शेल। और 2003 के एंड में मैं अपने बॉस के पास गया और उसको मैंने कहा कि यार मैं इंजीनियरिंग से डाइवोर्स लेना चाहता हूँ। और मेरी अम्मी कहती थी सेपरेशन कहा करो, डाइवोर्स ना कहा करो। बिल्कुल ठीक है। तो मैंने उससे कहा कि मैं इंजीनियरिंग छोड़ना चाहता हूँ, तो कहता क्या करोगे? मैंने कहा यार ह्यूमन इंजीनियरिंग। तो उसने कहा ह्यूमन इंजीनियरिंग क्या होती है? मैं कहा नाइदर आई नो नॉर एनीबॉडी एल्स नोज, बट इंशाल्लाह वेरी सून द होल वर्ल्ड विल नो। अब वो ह्यूमन इंजीनियरिंग से शुरू हुआ और फिर इवेंचुअली वो माइंड इंजीनियरिंग बन गई। बेसिकली देखिए, हम जो कुछ भी है ना, मैं और आप, ना मैं ये जिस्म हूँ ना आप ये जिस्म है, हम सब रूह हैं। रूह क्या है? हाज़ा मिन अमरी रब्बी, ठीक है। उस रूह की, अगर मेरी रूह आपके जिस्म में होती तो आज मैं वहाँ बैठा होता, राइट। उसको एक मीडियम दिया है अल्लाह ने, वो ये है जिस्म। इस जिस्म को कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन और हमारी जिंदगी को कंट्रोल करता है हमारा माइंड। ब्रेन एंड माइंड आर टू डिफरेंट थिंग्स। ब्रेन फिजिकल है, हार्डवेयर है, माइंड सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अच्छा, ब्रेन और माइंड दो अलग चीज़ है। बिल्कुल अलग चीजें हैं जी। माइंड जो है ना, आप मुझे देखिए ना, मैं अक्सर लोगों से सवाल पूछता हूँ, कुरान में आपने कभी ब्रेन का जिक्र सुना? पूरा कुरान उठा के देख लें आप, कहीं पे आपको लफ्ज ब्रेन, दिमाग, जहन कहीं पर मिलता है? अरबी में या उर्दू ट्रांसलेशनों में भी कभी कहीं मिला है? ये गौरतलब नुक्ता है। एग्जैक्टली हमें कल्ब मिलता है, ठीक है। रूह मिलती है। रूह तो है ही है, कल्ब मिलता है ना। अब हम आज साइंस ने ये प्रूव किया है कि हमारी बॉडी में 3 न्यूरॉन सेंटर्स हैं, ठीक है। न्यूरॉन सेंटर, एक ब्रेन है, फिजिकल ब्रेन, एक न्यूरॉन सेंटर दिल के ऊपर है और एक न्यूरॉन सेंटर हमारी गट के ऊपर है। सही। अभी कभी होता है ना, मेरी गट फीलिंग है, फिर दिल और दिमाग में जंग हो रही होती है और जीतता दिल है, एंड मैं इसके बगैर मैं रह नहीं सकता, राइट। सो वो जो है ना, कल्ब जो है। और बाय द वे ये भी साइंस ने प्रूव कर दिया आज कि द स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूरो सेंटर इज ऑन योर हार्ट, नॉट ऑन योर ब्रेन एंड नॉट ऑन योर गट। एग्जैक्टली मैंने ये रिसर्च अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ी है कि आपका दिमाग नहीं बल्कि आपका दिल है जो ख्यालात और जज्बात को जन्म देता है। इसीलिए कुरान बार बार कल्ब को रिबूक करता है, कल्ब की बात करता है,
ठीक है, कुरान कहीं नहीं कह रहा दिमाग इस्तेमाल करो, अकल की बात करता है। अकल इज द प्रोडनी या कहना चाहिए अकल इज द सोर्स ऑफ दिल, ठीक है ना, वो रूह है। अब ये जो सारा प्रोसेस है इस चीज़ का, माइंड जिसको हम माइंड कह रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर को ये 3 सेंटर्स कंट्रोल या मैनेज करते हैं। कंट्रोल तो नहीं कहूँगा, मैनेज करते हैं, ठीक है। और उनमें सबसे पावरफुल आप देखें, जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले बच्चे की हार्ट बीट सुनाई जाती है, राइट जी। तो उस वक्त तो दिमाग बना ही नहीं होता, तो वो जिंदा कैसे हो सकता है? True. फिर आपने देखा कई दफ़ा लोग कहते हैं ये ब्रेन डेड है बट अलाइव है, वो कैसे जिंदा है? हार्ट डेड अलाइव नहीं होता, यानी कि हार्ट सेंटर है, हार्ट कल्ब, सेंटर, जिसका कल्ब। हम इसको इस्लाम से भी बिल्कुल, जोड़ें तो फिर यही तशरीह बिल्कुल, मिलती है। एब्सोल्युटली, ठीक है। सो वो जो रूह का जो कॉन्सेप्ट है, जो रूह का जो कंट्रोलर है, जो रूह की जो जुबान है या जो रूह का जो मीडियम है, वो हमारा कल्ब में है और उसको हम माइंड कहते हैं, ठीक है। अब ये जो माइंड है, इसको अब हम बहुत ज़्यादा माइंड भी करते हैं, ठीक है। तो माइंड का जो काम है वो है हमारी जिंदगी को चलाना। जिस तरह मैंने कहा था ना, ब्रेन का काम है इन 5 सेंसेस, अल्लाह ने हमें 5 सेंसेस दी हैं। आपको याद है कौन कौन सी हैं? हवा से खमसा, सूंघने की हिस्स, चखने की हिस्स, सुनने की हिस्स, बोलने की हिस्स, देखने की बोलने हिस्स, की बोलना नहीं, बोलने की तो हिस्स नहीं है। अच्छा, ये देखा फसाई। सेंस करने, अच्छा नहीं, 5 नहीं है, एक छठी हिस्स भी नहीं, है। पहले 5वीं तो पूरी करें ना। 5वीं हमारी ये है सुनने की, देखें, देखना, देखना, सुनना, महसूस करना, चखना और हाँ, सूंघना, ठीक सूंघना, हो गया। हाँ, वो एक फिर मिस कर दिया फिर था। एक छठी हिस्सा है, फिर एक 7वीं भी है, आपको पता है? ये 7वीं का मुझे नहीं पता, लेकिन छठी का मुझे पता ये है। 7वीं जो है ना, ये पाकिस्तानियों में तो बदरजाए अतम मौजूद है। और वो क्या है? नॉनसेंस। एक 8वीं भी है अच्छा, 8वीं भी बता दें। जो कि बहुत ही अनकॉमन है। वो क्या है? कॉमन सेंस। कॉमन सेंस इज नॉट वेरी कॉमन, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ठीक है। लेकिन हम छठी हिस्स पर भी जाना नहीं, चाहेंगे। मैं तो खैर लाइटर नोट पे बात कर रहा था। तो ये जो ब्रेन है ना, ये इन 5 सेंसेस की बिना पर हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है या बॉडी के एक्शंस कराता है। जो छठी सेंस है वो माइंड और रूह की सेंस है, वो कल्ब की सेंस है। इंट्यूशन भी जिसे कहते हैं, ठीक है, इल्हाम भी जिसे कहा जाता है। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली ये मेरी आपके साथ कई दफ़ा इस तरह हुआ होगा, मैं लेफ्ट जाऊं राइट जाऊं, लेफ्ट जाऊं राइट जाऊं, आप लेफ्ट चली गई, अपने को हो यार काश मैं राइट चली जाती। बिल्कुल होता है। ठीक है, तो आपको पहली थॉट राइट की आई थी, लेकिन चूंकि आपको अपनी छठी हिस्स पे यकीन नहीं था, इस माइंड के कामों में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, मेरा और आप जब हम सो रहे होते हैं, हमारे दिल की धड़कन कौन चला रहा है? अल्लाह ताला। अल्लाह नहीं चला रहा है। अल्लाह नहीं चला रहा है। मेरा इससे बहुत बड़ा इख्तलाफ है। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, सॉरी की बात काट दी मैंने, अल्लाह सुब्हानहू कोई तआला मसला नहीं। ने इस कायनात को बनाने के लिए निज़ाम बनाया है। देखिए कॉरपोरेशंस बनती हैं ना, ये कॉरपोरेशंस ने यहाँ दुनिया से नहीं सीखा, ये मेरे रब के निज़ाम को सीखा है कि हर काम के लिए उन्होंने एक बंदा अपॉइंट किया, सेल्स मैनेजर है, ये फाइनेंस मैनेजर है, ये टैक्स मैनेजर है, ये फलाना मैनेजर है, राइट। तो अल्लाह ने भी हर काम के लिए अपॉइंट किए ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरे और आपके जिस्म में, हर एक के जिस्म में आके तो नहीं दिल को धड़काएंगे ना, एक सिस्टम बनाएंगे। लेकिन जिंदगी रब ताला देता है और फिर मौत भी एक जिंदगी और मौत देता है, लेकिन वक्त पे। जिंदगी के निज़ाम को चलाने के लिए रब ने एक सिस्टम बनाया हुआ है। तो जो हमारे इस दिल की धड़कन को, हमारी सांसों को जो कंट्रोल कर रहा है, जो मैनेज कर रहा है, जो कम ज्यादा कर रहा है, वो माइंड है, वो ब्रेन नहीं है, ठीक है। उसकी जब आप सोए हुए होते हैं, ब्रेन खत सो चुका होता है आपका, वो भी अगर हम आगे डिस्कशन में जाएंगे तो आपको ब्रेन की जब फ्रीक्वेंसीज बताऊंगा तो आपको समझ आएगी कि ब्रेन ऑलमोस्ट डेड हो चुका होता है एक सर्टन लेवल के बाद। डीप स्लीप जिसे हम डेल्टा स्लीप कहते हैं, उसमें योर ब्रेन इज एक्चुअली डेड बट योर माइंड इज अवेक। माइंड इज दिल, कल्ब, ज़हन। मतलब कल्ब तो उसका एक सेंटर है ना, लेकिन कल्ब के आगे भी तो फिर पूरा निज़ाम चल रहा है ना एक, ठीक है। तो वो जब अब आपका वो जो निज़ाम जब चल रहा है, तो उस निज़ाम को हमारे माइंड ने करना, और हमारा माइंड जो कि हमारी ज़िंदगी कंट्रोल कर रहा है, हम उसकी इंट्यूशन पे ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि हमें किसी ने आज तक ये, हमें क्या बचपन से सिखाया जाता है, बच्चों को आप क्या सिखाते हैं, वो अपना दिमाग इस्तेमाल करो। दिमाग नहीं है तुम्हारे पास। हम दिमाग जो कि एक फिजिकल लिमिटेड क्या कहना चाहिए, बहुत ही महदूद किस्म की रिसोर्स है, हम उसको बहुत ग्लोरीफाई कर देते हैं। जो असल रिसोर्स है वो है हमारी इंट्यूशन, जो हमारा माइंड है, जो हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल कर रहा है, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। ये क्या छठी हिस्सा है? ये ऑफ कोर्स छठी हिस्स, जिसको आप छठी हिस्स कह रहे हैं, वो एक्चुअली आपके माइंड की पावर है। अली साहब, जैसे कभी कभी हम कहते हैं कि मेरा दिल बड़ा परेशान है, मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे लग रहा है कुछ बुरा होने वाला है, और कुछ ना कुछ हो भी जाता है, क्या ये छठी हिस्सा है? ऑफ कोर्स
और ये कैसे कैसे इसको आप जान सकते हैं? सबसे पहले तो जानना, फिर इसको स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि मौजूद तो हर एक में है ना। हर एक में वो है ना, जो मैं एक कोर्स जो कराता हूँ सिल्वा का, होजे सिल्वा उसका बानी है। वो एक बड़ा ही स्टॉन्च किस्म का, बड़ा ही स्ट्रिक्ट किस्म का कैथलिक क्रिश्चियन था, मैक्सिकन कैथलिक था वो, अमेरिकन। तो उसने ये कहा था कि अगर एक रब है दुनिया में चलाने वाला, गॉड इज वन, एंड इफ ही इज जस्ट, और मुनसिफ भी है, तो ये हो नहीं सकता कि उसने दुनिया में सिर्फ 10% लोगों को जीनियस पैदा किया है। जीनियस वो हैं जो माइंड से सोचते हैं और ब्रेन से एक्ट करते हैं। एक्शन फिजिकल होना है ना, सोच माइंड से आनी है। तो उसने ये पूरा सिल्वा का एक सिस्टम बनाया था। तो उसका ये क्या मानना था तो कि भाई अगर वो एक ही खुदा है और वो एक खुदा मुनसिफ है, तो उसने सबको ये ताकत दी है। 10% लोग, क्योंकि रिसर्च ये कहती है, डॉक्टर रायन थे ड्यूक यूनिवर्सिटी के, और 1950s में उन्होंने ये रिसर्च किया, तो उन्होंने ये साबित किया था कि दुनिया में सिर्फ 10% जीनियसेस हैं जिनकी छठी हिस्स 100% सही बताती है उन्हें, ठीक है, और बाकी 90% ये पैदा होते हैं, ये बनाए नहीं जा सकते। तो सिल्वा ने ये साबित किया था कि अगर वो 10% पैदा हुए हैं तो 90% भी जीनियसेस हैं, उनको इदराक नहीं है। जैसे कि हम न्यूटन की मिसाल देते हैं कि वो शख्स था जिसने अपने दिमाग का कुछ % इस्तेमाल किया, नहीं, मैक्सिमम ये मिसाल उसने गलत है। इस्तेमाल किया। ये मिसाल ही गलत है, ये मिसाल कैसे? ही गलत है। देखिए इसकी वजह ये, न्यूटन आइंस्टाइन के बारे में भी कहा जाता है ये, ठीक है, लेकिन ये है कि ये मिसाल इसलिए गलत है कि एक वो कहेंगे, लोग कहेंगे मौलवी साहब मूवियों की बातें कर रहे हैं। एक मूवी है लूसी, मैंने देखी है वो। देखिए आपने, जी जी। राइट? अब आप वो देखें सब्सटेंस में लड़की तब्दील हो तब्दील हो जाती जाती है, है। करेक्ट। अब वो या इसी तरह एक और मूवी है इंसेप्शन, जो ड्रीम्स जी में जी, आप वो जा भी रहे हैं, मैंने ठीक है, देखी है। मेरा बड़ा इंटरेस्ट है ये जो जिसको कहते हैं ना गैर माफूकी या माफौकुल गैर फितरत किस्म के। मरई और माफूकुल फितरत किस्म की चीजों में। तो अब आप देखें कि उन दोनों मूवीज में जो चीज़ आपको दिखाई जा रही है, जो चीज़ बताई जा रही है, वो बेसिकली ये बताया जा रहा है कि आपका माइंड कितना पावरफुल है, क्या कुछ कर सकता है, ठीक है। सो हाउ कैन वी से कि सिर्फ आइंस्टाइन ने या न्यूटन ने यूज़ किया, बल्कि मेरी रिसर्च के मुताबिक उन्होंने भी 1% यूज़ नहीं किया। जी, ये कि ठीक है, 1% भी शायद नहीं यूज यूज़ नहीं कर हुआ, सके। करेक्ट। सो अब इसलिए हर इंसान अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, यही तो सिल्वा का बाकियों से इख्तिलाफ था। सिल्वा ये कहता था कि 10% अगर आप कहते हो कि वो जीनियस है ना, तो वो लोग हैं जिनको बाय डिफॉल्ट पता चल गया यार कि वो, आपने उसको पीर बना के बैठा दिया, वही पीर साहब को फौरन पता चल जाता है, राइट। और 10% वो हैं जो मेरी तरह ये इल्म सीख लेते हैं। 80% वो हैं जिनके ना आने से दुनिया में फ़र्क पड़ता है, ना जाने से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो सुबह शाम कोलू के बैल की तरह वो चलना चलना मादाम चलना, वो चलते ही रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं, वो इस तरफ जाते ही नहीं हैं। सो उसके मुताबिक उन 80% को भी हमने ये सिखाना है कि भाई तुम में भी ये एबिलिटी है, ऑल यू नीड टू डू इज टू लर्न। बिकॉज कुरान में अल्लाह कह रहे हैं, छोड़ दें हुज़ूर सिल्वा को, छोड़ दें सिल्वा को, हर चीज़ को छोड़ देंगे। मेरा ये मानना है, जो इल्म आपको रब से तोड़ के सब से जोड़े या किसी एक बंदे से भी जोड़े, उस इल्म को छोड़ दो। इल्म वो है जो रब से जोड़े, राइट। कुरान में अल्लाह क्या कह रहे हैं, मुतदब्बिरून, याकिलून, आकिलून, मुतफक्किरून। कौन है ये? हमारे आसपास ही लोग ऐसे हम ही मौजूद हैं, भी हैं। आसपास नहीं है, हम हैं। वो अल्लाह हमसे बात कर रहा है, वो किसी और से बात नहीं कर रहा। वो ये कह रहा है कि तुम आकिलून हो, तुम याकिलून हो, तुम मुतफक्किरून हो, सोचो तो सही। हाँ, सोचने वालों की भी निशानी। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्या मैं, आपने कहा कि आप सीख सकते हैं, ये इल्म आप सीख जी सकते हैं, बिल्कुल। तो इसको कैसे सीखा जाए? कैसे अपनी छठी हिस्स को स्ट्रॉन्ग किया जाए? फिर कैसे कनेक्शन किया जाए कि मैंने कुछ कहा नहीं, आप तक पहुंच गया, और कोई दूसरी दुनिया में बैठा हुआ शख्स, दूसरी दुनिया से मुराद किसी और मुल्क में बैठा हुआ शख्स, वो समझ गया कि मेरे जहन में क्या चल रहा है? क्या ये पॉसिबल है? जी देखिए, बहुत सारे इसके तरीके हैं, कोई एक तरीका नहीं है। आप योगी जो हैं, योगा, क्योंकि देखिए एक बात याद रखिएगा, रूहानियत और रहमानियत दो अलग चीज़ें हैं। ये क्या है? रूहानियत इज स्पिरिचुअलिटी, जी, रहमानियत अल्लाह वालों को मिलती है। ठीक है। ठीक हो गया। सूफी जिनको हम कह सकते हैं। मैं सूफी का वर्ड यूज़ नहीं करना चाहूँगा, मैं ठीक, कहूँगा अल्लाह वाले, ठीक है। क्योंकि सूफी ज़रूरी नहीं क्या हर सूफी अल्लाह वाला हो, और ज़रूरी नहीं कि हर अल्लाह वाला सूफी हो, राइट। इसमें एक और डिबेट निकल आती है। आई एम रेडी फॉर ऑल डिबेट्स, तो बिकॉज ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक तो है। आपको क्या फर्क महसूस होता है दोनों में? क्या हज़रत उमर सूफी थे जो कह रहे हैं, या सारिया तेरे पीछे से फौजें आ रही हैं, आप उनको अल्लाह वाला कहेंगी या सूफी कहेंगी? अल्लाह वाला। तो फिर अल्लाह वाले और सूफी में फ़र्क है ना।
तो सूफी फिर कौन हुआ? देखिए अगेन, सूफी, तसव्वुफ, योगी, सूफी, योगी, जी, ये क्या उसे कहते हैं, मेडिटेशन करने वाले, ये सब डिफरेंट रास्ते हैं उस एक मंजिल तक पहुंचने के। स्पिरिचुअलिटी वो सब ले सकते हैं, ये किसी की मीरास नहीं है। ये हिंदू, ईसाई, सिल्वा जो है ये ईसाई था, राइट? हिंदू योगी बड़े पड़े हैं, आपको सारी चीजें बता सकते हैं, वो आपको देख के बता देंगे आप कहाँ से हो, आपकी पैदाइश कहाँ हो, आपको घर तक बता देंगे आपका, राइट? आपने भी कहा था कि आप बता सकते हैं मेरा घर कैसा लेकिन है। मैं बताता नहीं हूँ, क्योंकि मैं क्यों नहीं बताता, मेरी एक वजह है, मेरी ऑफ द कैमरा तो बता सकते नहीं, हैं। मैं ऑन द कैमरा एंड ऑफ द कैमरा कोर्स करें, आप खुद ढूंढेंगी। नहीं, मैं अपने घर के बारे में खुद क्यों ढूंढूंगी, मुझे तो मालूम है। नहीं, मैं दूसरों के, मैं वजह बताता हूँ आपको। देखो उसकी बड़ी, मेरी बड़ी सिंपल सी लॉजिक है। मेरा ख्याल है ये शायद पहली दफा मैं ये लॉजिक बताने जा रहा हूँ कि मैं क्यों नहीं बताता। एक तो ये कि मैं अंडर ओथ हूँ, मेरे स्टूडेंट्स अंडर ओथ होते हैं। ये ओथ किसको दिया आपने? मैंने जिससे कोर्स किया था, जब सिल्वा इंटरनेशनल जब मैंने किया, तो उनसे मैंने उनको ओथ दिया था कि हम इसकी पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशंस के लिए, फड़े मारने के लिए यूज नहीं करेंगे, शो ऑफ के लिए यूज नहीं करेंगे, ठीक है? सेकेंडली, इसकी एक बहुत बड़ी वजह जो मैं समझाऊं, वो ये समझाऊं क्योंकि मुझे बेतहाशा मैसेजेस आते हैं, सर आपके पास तो अल्लाह ने इल्म दिया है, सर आप बता दें मेरे शौहर जो है वो किस लड़की के साथ सो रहे हैं। ओहो, ये तो ये एग्जैक्टली अगर मैं ये काम करने लग जाऊं, अगर मैं वो डब्बों की तरह हूं जो रॉन्ग नंबर्स हैं, मैं लव सेकंड नहीं यूज कर रहा, पहला डब्बा यूज काफी है, तो नहीं, ठीक है? अगर मैं वो डब्बों की तरह रॉन्ग नंबर हूं, पर मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं डेली का 1.5 से 2 करोड़ रुपया कमा सकता हूं बगैर कुछ किए। सिर्फ ये फोन कॉलों को या ये मैसेजेस को। मैं आपको अभी अपना फोन दिखाऊं तो आपके पास पॉडकास्ट पे आने से पहले मैं अपने सारे मैसेजेस जीरो करके आया था, जस्ट आपको सामने सिर्फ एक दिखाने के लिए। इस वक्त हमें बैठे हुए मतलब 20 मिनट ही हुए होंगे अभी तक, कम हुए होंगे। तो 634 मैसेजेस हैं अभी जिनकी मैंने अभी रिप्लाई करनी है। और इन 634 में मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि 300 मैसेज ये होगा कि मेरा शौहर कहाँ बैठा हुआ है, मेरा बच्चा क्या कर रहा है, मेरी बीवी के ऊपर देखें, ये मैसेज हैं। अगर मैं उनसे सिंपली 50,000 रुपया भी मांगू ना, वो मुझे हंस के देंगे। तो 300 को 50 से मल्टीप्लाई कर ले, ये मैं डेली कमा सकता हूँ। सो इसलिए मैं पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन भी नहीं करता, इसलिए मैं इनको टोटल डिस्कस कर बताता हूँ, सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अभी मैंने जिस तरह आपसे पहले ऑफ द कैमरा बात हो रही थी, पता नहीं आप इसको जाने देंगी ऑन एयर या नहीं। जाने देंगे। एक बच्ची ने मुझे कहा, फोन मैसेज किया, अभी उसका मैसेज मैं आप जब आई हैं तो उसी को रिप्लाई कर रहा था, ठीक है जी, कि सर मैं किसी के साथ 3 साल से फिजिकल रिलेशन में हूँ, अब उसने शादी का प्रपोजल दिया, तो अब मैं देखना चाहती हूँ वो बंदा कैसा है, मुझे बताएं वो सिंसियर है मेरे साथ या नहीं। आप जितने पैसे कहेंगे मैं दूंगी इस काम के। अच्छा, ये अली साहब, हमारी डिस्कशन कुछ और तरफ चलेगी। कुछ काउंसलिंग के लिए बच्चियां आती हैं, उनका भी अलमिया होता है कि एक शख्स जो है वो कहता है बड़ी मुझे तुमसे मोहब्बत है, तो आ जाओ, कुछ वक्त हम गुजारते हैं और फिर मैं तुम्हारा रिश्ता भेजूंगा, और वो रिश्ता कभी नहीं आता। ये बड़ा अलमिया। लेकिन हम वापस उसी चीज़ पर आ जाते हैं कि ये जो छठी हिस्स, तीसरी आंख या इज़न हो जाना, इंट्यूशन, ये सारी चीज़ें आपने कहा था सीख सकते हैं क्या? मैं, आप, ये बच्चा, हमारे स्टूडियो में जो बाकी लोग हैं, ये भी सीख सकते हैं? हर इंसान सीख सकता है, और ये अंदर, आपके अंदर मौजूद होती है? जी। बेसिकली 10 साल से बड़ा हर बच्चा। ओके, मैं ऐसे एक काम करते हैं, इस सवाल को आप पार्क करें, हम इस पे वापस आते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको बताता हूँ ये चीज है क्या, होती कैसे है, ठीक है? अगर आपको जिस तरह हमारा दिल धड़कता है ना, हमारा ब्रेन वाइब्रेट करता है। तो ब्रेन, दिल की धड़कन को तो हम 71, 72, 65 मेजर कर लेते हैं। ब्रेन की वाइब्रेशन को मेजर करने के लिए जिस तरह यहाँ ईसीजी की जाती है, यहाँ ईईजी मशीन लगाई जाती है। अब वो जो ब्रेन की, जो इस वक्त मैं और आप बैठे हैं, ये जो बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, हमारी वाइब्रेशन इस वक्त ब्रेन की जो एडल्ट्स हैं वो 20 से 22 के दरमियान होगी, ठीक? अगर किसी की ब्रेन वाइब्रेशन 60, 70, 80 पे चली जाए तो हम कहते हैं उसको मिर्गी का दौरा, फिट्स पड़ गए इनको, ठीक है? और आपको याद होगा बड़े बूढ़े क्या करते थे, जब फिट्स पड़ते थे तो चप्पल सुंघाई जाती। चप्पल में कोई कमाल नहीं है, वो डाइवर्जन ऑफ ब्रेन्स अटेंशन है, सो दैट वाइब्रेशन नीचे आ जाए वापस। यानी वो सूंघ के, मतलब वो गलाजत है ना, गलाजत है, चप्पल हो, कोई चीज हो, मतलब उसकी आपने ब्रेन की अटेंशन को डाइवर्ट करना है, ठीक? वो चाहे आप चप्पल से करें, चाहे जिस तरह हम सिल्वा से करते हैं, वो आप चाहे योगा से करें, जिस तरह मर्जी करें, यू हैव टू डाइवर्ट सो ब्रेन की वाइब्रेशन वापस आ जाए, ठीक? अच्छा, अब इससे नीचे जो वाइब्रेशन है वो है अल्फा सेंटर। पहली थी बीटा, दूसरी है अल्फा, विच इज द सेंटर ऑफ आवर ब्रेन वाइब्रेशन, जो कि 10 है, ठीक? जब ब्रेन 10 पे वाइब्रेट करता है तो हम फिजिकल एंड एनर्जी वर्ल्ड की बॉर्डर्स पे होते हैं, सही। 10 से 11 पे चला गया तो फिजिकल वर्ल्ड में आ जाएंगे, 10 से नीचे रहा तो हम एनर्जी वर्ल्ड में रहेंगे,
ठीक है। सो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है सिल्वा में फॉर एग्जांपल, या इवन योगा में या मेडिटेशन में या किसी भी तरह से, उन सब का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि आपने ब्रेन की वाइब्रेशन को 10 पे लेकर आना है। 10 से नीचे है 4 to 7 वाइब्रेशन। 4 to 7 वाइब्रेशन है थीटा कहलाती है। ये वो वाइब्रेशन है जिसमें आप जब सो रहे होते हैं ना, और आपको ख्वाब आते हैं और आपको लूसिड ड्रीमिंग होती है, इंसेप्शन वाली जो हम एग्जांपल दे रहे थे, दैट हैपेंस बिटवीन 4 to 7। सही, ठीक है। 4 to 7 में मैं एज ए हिप्नोटिस्ट, मैं हिप्नोटाइज किसी को करता हूँ तो भी मैं उसकी ब्रेन की वाइब्रेशन को 4 to 7 में लेकर आता हूँ। ठीक है। इसको सजेस्टेबिलिटी स्टेट भी कहते हैं। इसमें जो भी सजेशंस दिए जाते हैं वो सजेशंस ब्रेन रजिस्टर कर रहा होता है। ठीक है। सो इससे नीचे है हाफ अ साइकिल से 4 की वाइब्रेशन, विच इज डेल्टा, जिसको हम कहते हैं डीप स्लीप। ख्वाब आपको तब भी आएंगे बट आपको याद नहीं रहेंगे, बिकॉज आप इतनी डीप स्लीप में थे कि वो ख्वाब हो गया। ठीक। ये मैंने आपको क्यों समझाई है ब्रेन वाइब्रेशन, क्योंकि इसको हम अगर को रिलेट करें हमारे बच्चों के साथ, तो बच्चे की जितनी उम्र होती है उतनी वाइब्रेशन उसके ब्रेन की होती है। अगर बच्चा 4 साल का है तो उसका ब्रेन 4 पे वाइब्रेट कर रहा है। मैंने आपको अभी क्या बताया था, एज एन हिप्नोटिस्ट मेरा काम क्या है कि ब्रेन को 4 से 7 के लाना। एग्जैक्टली। सो हम 4 साल के बच्चे को हम समझते हैं कि यार ये सोया हुआ है, वो सोया हुआ नहीं होता, वो हर चीज को स्पंज की तरह एब्जॉर्ब कर रहा होता है। खराटे ले रहा होगा, आपको लग रहा है ये खराटे घोड़े बेच के सोया हुआ है, पर वो बच्चा हर चीज को एब्जॉर्ब कर रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है। सो 4, और हम आप देखें ना, इस्लाम में नमाज का हुक्म कब दिया गया? 7 साल की उम्र में। और सख्ती का हुक्म कब किया गया? 10 साल की उम्र में। नाउ थिंक अबाउट इट साइंटिफिकली, अप टू 7 बच्चा हिप्नोटिक स्टेट में है। अप टू 7 तक है उसका ब्रेन का, वो उसमें वो हर चीज को एब्जॉर्ब करेगा। तभी कहते हैं ना, बच्चा वो नहीं करता जो आप उसे कहते हैं। अच्छा, अब मैं वो चीज समझ रही हूँ जो कहते हैं कि बच्चे का ब्रेन 7 साल की उम्र तक मुकम्मल डेवलप होता है, यानी पैदाइशी तौर पर नहीं है डेवलप। जो हम समझाते रहते हैं, मारते हैं, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तो वो 6 साल के बाद यानी 7 साल में मुकम्मल होता है। ओके, उसमें भी मुकम्मल नहीं होता। जो हमारा फ्रंटल लोब है, जिसको अल्लाह ने कुरान में काज़िबतुन नाज़िया कहा, ठीक है, जो अबू जहल के कि हम इनका यहाँ से माथे से निकालेंगे और हम इसको इनको वापस डालेंगे फिर निकालेंगे, वो 12 साल की उम्र में जाके होता है। अब मैं आपको ये पूरा साइकिल एक्सप्लेन करता हूँ, बड़ा मजेदार साइकिल है। ठीक है। और इसे देखिए, कुरान हमें 14 साल पहले बता चुका हुआ है, साइंस सब साबित कर रही है। ठीक है। क्योंकि मैंने जो एक काम किया, सिल्वा बहुत लोग कराते हैं, ठीक है, मैंने जो एक काम किया, मैंने कहा मेरी जब अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली इंजीनियरिंग पढ़ी तो बेस्ट यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ी। ठीक है। दीन पढ़ने के लिए हमारे पास कोई इस तरह की ऑप्शन अपॉर्चुनिटी नहीं थी, क्योंकि दीन पढ़ने वालों को यूं देखा जाता था, वे बच्चे को मदरसे में भेज रहे हो, बच्चे को यहाँ भेज रहे हो। अनफॉर्चुनेट है ना, क्योंकि हम क्लेम करते हैं हम मुसलमान, हम उनको मानते हैं, उनकी नहीं मानते ना, राइट। सो अब जब मैंने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माइंड साइंसेस पढ़ने के बाद पढ़ा, मैं सर पकड़ के बैठ गया। फिर मैंने कुरान उठाया, अभी जो मैं किताब लिख रहा हूँ उसका नाम है कुरान सुन्ना एंड माइंड साइंसेस। ठीक है। कि मैं कहा यार ये हो क्या रहा है, ये सब कुछ तो मुझे बता दिया गया है इतने 100 साल पहले। एक फॉर एग्जांपल, अभी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, थोड़ी सी साइड डाइवर्जन है, लेकिन कोई बात नहीं, बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू कर रहे हैं आप। कि एंकरिंग एक टेक्निक है हमारी एनएलपी में। एनएलपी इज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ठीक है। तो मैं अभी कहीं पर किसी शो पे बुलाया हुआ था उन्होंने मुझे, मॉर्निंग शो पे, तो वहाँ पर उन्होंने मुझे कहा जी एंकरिंग क्या होती है। मैंने कहा एंकरिंग तो कुरान ने सिखाई है आपको। मैंने कहा जी ये कैसे हो सकता है, कुरान में एंकरिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। मैंने कहा अल्लाह भी ज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह कह रहे हैं कि मैं अपने साथ एंकर कर रहे हैं कि मेरा जिक्र करोगे तो इत्मीनान आएगा। एंकर मीन्स वो चीज़ जिसको देखते ही आपको सुकून आ जाए, या जिसको देखते ही आपको पुरानी मेमोरी आ जाए। ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस उठाएं, हर चीज़ पे एंकर है वो। ठीक है। उनकी खुशबू, वो ऐसे, वो कहते हैं ना, ही वॉज द मोस्ट बेस्ट स्मेल्ड पर्सन पीपल वुड हैव एवर स्मेल्ड, राइट। तो उनकी खुशबू एक एंकर थी, वो जहाँ से गुजरते थे लोग कहते हैं यार ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे हैं यहाँ से, राइट। सो ये एंकरिंग तो हमें कुरान ने सिखाई, सीरत में हमने देखी। आज अगर ये साइंस सीख गई है तो कोई बड़ा कमाल नहीं है। हाँ, मैं साइंस के इस सीखने को डिनाई नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि थे तो किताबें अपने आबा की, जो देखे उनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की। कि हमने इल्म छोड़ दिया, उन्होंने पकड़ लिया। ठीक है। वो यहूदी क्या कहते थे उस वक्त, कहते थे हमें पता है ये सच्चा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन हम मान नहीं सकते। ठीक है। सो उन्होंने ये, उनको ये पता था। ये नेपोलियन ने गालबन कहा था, या उसने चर्चिल ने, मुझे अभी एग्जैक्टली इनसे निकल गया है, कि मुझे उससे डर नहीं लगता जो नमाज पढ़ता है, मुझे उससे भी डर नहीं लगता जो फजर की नमाज पढ़ता है, मुझे उससे डर लगता है जो फजर की नमाज जमात से पढ़ता है। वाह, ठीक है। क्या बात है। क्योंकि ये नहीं सोएगा।
ठीक है। तो इकबाल ने इसको यूं कहा कि इनके जिस्म से रूह मोहम्मदी को निकाल दो। तो दिस वाज द अटैक दे स्टार्टेड डूइंग इन 1800 अर्ली 1800s, ठीक है। सो अब जब हम ये सारी चीजें हमें वहां सिखाई गई हैं, तो 7 साल की उम्र में हम वापस आते हैं उस टॉपिक की तरफ। 7 साल की उम्र तक बच्चा जो है वो स्टेट ऑफ हिप्नोसिस में होता है। हर चीज को इसका हम कहते हैं, इसका दूसरा नाम है सजेस्टेबिलिटी स्टेट, ठीक है। इनको हम साइंटिफिकली एक और नाम दिया जाता है इंडक्टिव लर्निंग ईयर्स। इंडक्शन क्या होती है? अंदर इंड्यूस हो रहा है, ठीक है, यानी इसमें बच्चा सिर्फ अंदर ले रहा है, अभी वो निकाल नहीं रहा। अगले 7 साल आर कॉल्ड डिडक्टिव लर्निंग ईयर्स। जो बच्चे ने सीखा है अब वो एक्सपेरिमेंट करेगा। नाउ इस्लाम ने कहा कि 7 साल तक तो बच्चे को नमाज का कहना ही नहीं है, आपने 7 साल तक करके दिखाना है, ठीक है। 7 साल में कहना बेटा आजा मेरे साथ चल नमाज पे, तो फिर वो करने लगेगा। उसने देखा ना पहले 7 साल में इंड्यूस किया उसके अंदर। आप अब वो डिड्यूस करने लगा है कि नमाज पढ़ते थे बाप तो फायदा हो रहा था उन्हें, अब मैं देखता हूँ कि मैं करूंगा तो मुझे क्या होगा, ठीक। अच्छा 10 साल की उम्र में क्यों सख्ती है? क्योंकि 10 साल मैंने आपसे क्या कहा था कि अल्फा स्टेट में इट्स द गेटवे बिटवीन फिजिकल वर्ल्ड एंड एनर्जी वर्ल्ड। अब बच्चा एनर्जी वर्ल्ड से निकल कर फिजिकल वर्ल्ड में आ रहा है, तो उसको कहा गया कि फिजिकल। आपको पता है, आपको मजे की चीज बताता हूँ, आपका जो माइंड है ना वो नो को प्रोसेस नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल अभी जो मैं आपके सामने कहने जा रहा हूँ, आपने उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, आपने बिल्कुल नहीं सोचना जो मैं कहूंगा। सो आपने नहीं सोचना कि मीनारे पाकिस्तान पे पिंक हाथी नाच रहा है। मीनारे पाकिस्तान ज़हन में आ गया। ठीक है बिल्कुल ठीक आप है। बच्चे को कहते हैं बेटा इस स्विच के करीब मत जाओ, बच्चा कहाँ जाता है? स्विच के करीब। ओह राइट, ये बहुत बहुत मजे की चीज आपने बताई। अच्छा वो सिर्फ जो आपने वर्ड्स बोले, की वर्ड्स को दिमाग प्रोसेस करता है क्या? यस को प्रोसेस करता है दिमाग नहीं करता ना, मैं ये फर्क समझा। ज़हन, माइंड, हाँ ज़हन, दिमाग। अच्छा अब इस पे आपका मुझसे काउंटर क्वेश्चन बनता है। आप ये कहेंगे नहीं अली साहब आप गलत बात कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा कलमा है पहला वो तो ला से शुरू हो रहा है। ला इज नो, ला इलाहा नो। ब्रेन, फिजिकल ब्रेन नो को प्रोसेस करता है, फिजिकल ब्रेन डाइवर्जन में जाता है। तो फिजिकल ब्रेन को हाजिर करने के लिए हम हिप्नोटिस्ट एक लफ्ज यूज करते हैं कि थिंक अबाउट इट नाउ, सो दैट मीन्स वी ब्रिंग योर फिजिकल ब्रेन इन द प्रेजेंट मोमेंट। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो हमारे मैन्युफैक्चरर है ना, ठीक है, खालिक हैं, तो उनको पता है ना कि इस ब्रेन को हमने कैसे प्रेजेंट मोमेंट में लाना है। तो वो कहते हैं पहले कहो ला, ब्रेन को कहते हैं ला। अच्छा अब मैंने जाके अमेरिका में रिचर्ड बैंडलर से ये साइंस सीखी। मैं जितनी भी ट्रेनिंग्स कराता हूँ मैं कहानियां सुनाता हूँ, आई एम अ स्टोरी टेलर, ठीक। तो जब मैं कहानियां सुना रहा होता हूँ तो लोग कहते हैं सर कॉन्सेप्ट क्या था? मैं कहता हूँ अच्छा तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं आया, ये करके दिखाओ। वो कर जाते हैं, सर ये हम कर गए, ये कैसे हुआ? कॉन्शियस ब्रेन को कंफ्यूज करके तब वी कैन एंटर इन द माइंड। ये पूरी एक साइंस है जो कि कुरान भरा पड़ा है। कुरान फतवा ना लगाइएगा मुफ्तियान यूट्यूब, मैं पहले बता दूं, कुरान कहानियों की किताब है, राइट। इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हिदायत के लिए अल्लाह ने इस मिसालें दी हैं, रब ताला ने। देखिए ना सूरह यूसुफ को क्या जाता है, अहसनुल कसस जी, बेहतरीन किस्से हैं दुनिया के, राइट। वो किस्सों के जरिए अल्लाह हमें सिखा रहे हैं। आज आप जाइए जाकर किसी भी इंटरनेशनल कंपनी से ट्रेनिंग लें कि जी मैंने एक अच्छा ऑडिटर बनना है, अच्छा ट्रेनर बनना है, या मैंने कम्युनिकेटर बनना है, वो आपको कहानियां सुनानी सिखाएंगे। दे विल टेल यू हाउ टू से थिंग्स इन अ मेटाफर, क्योंकि मुझे लगता है लोग रिलेट कर सकते हैं या सीख सकते हैं। एग्जैक्ट। ये ना अब रब तो हमारा मैन्युफैक्चरर है ना, उनको पता था कि अगर मैं डायरेक्ट ऑर्डर्स, अल्लाह सुब्हानहू तआला डायरेक्ट ऑर्डर देते हम ना कर सकते थे, लेकिन अल्लाह ने वो डायरेक्ट ऑर्डर भी हमें इनडायरेक्टली दिया, क्योंकि अल्लाह समझा रहे हैं अपनी किताब में हमें समझा रहे हैं। और समझाने का तरीका ये है कि उनको पता है कि ये माइंड कैसे पकड़ेगा, राइट। सो हमने जब माइंड नो को प्रोसेस नहीं करता, ब्रेन नो को प्रोसेस करता है। सो ब्रेन को एक किस्म की शटअप कॉल मिल गई, चुप तुमने नहीं अब बोलना, तुम साइड पे जाओ। अब माइंड से बात हो रही है इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक। सो इसी तरह जो हमारा जो भी हमने प्रेजेंट मोमेंट का काम करना है उसके लिए हमें ब्रेन को इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है, माइंड को नहीं देनी पड़ती। माइंड ऑलरेडी इंस्ट्रक्टेड है, ठीक है, ठीक होगी। सो अब जब हमारा माइंड नो को प्रोसेस नहीं कर रहा, हमारा माइंड ये चीजें नहीं कर रहा, अब हम माइंड से फिर बात कैसे करें, राइट। सो वो जो माइंड से बात करने का जो प्रोसेस है वो हमारी अफर्मेशंस है, ठीक है। बहुत से लोग करते हैं मेडिटेशन, एफर्मेशन के साथ मेडिटेशन, फिर वो एक बड़ा मैनिफेस्टेशन का आजकल बड़ा रिवाज हो गया है। आपने मेरे दुखती रग पे हाथ ये क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज अ हॉक्स। अच्छा,
कहेंगे ये टॉपिक ही अलग है पूरा, इसमें मेरी पूरी मैं podcast है। यही मेरे अल्फाज थे जो मैं कहना चाह रही थी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन, यानी आपने इसको रद्द कर दिया कि ये है ही नहीं। मैंने इसको रद्द इसलिए किया कि देखें, मैंने एक जुमला शुरू में बोला था, जो इल्म आपको रब से जोड़े वो राइट नंबर है, जो इल्म आपको रब के अलावा सबसे जोड़े वो रॉन्ग नंबर है। लेकिन मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप रब से कनेक्ट होकर भी तो कर सकते हैं। मैं आ रहा हूँ मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो क्या नाम है, सीक्रेट बुक ने जो जहाँ से निकाला, जहाँ से चढ़ना शुरू हुआ एकदम, ठीक है। मुझे ये बताइए कि उसकी बेस क्या है? यूनिवर्स। व्हाट इज यूनिवर्स? क्रिएशन और क्रिएटर? क्रिएशन। सो क्या क्रिएशन से आप जुड़कर काम कर सकते हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें दीन ने सिखाया है। मैं तो उसी को समझ के आपसे सवाल, लेकिन मैंने इसलिए क्या, ये क्योंकि अक्सर लोगों की ये होता है यूनिवर्स इज अल्लाह। यूनिवर्स इज नॉट अल्लाह। इवन अल्लाह का जो अर्श है इज नॉट अल्लाह, इज अ क्रिएशन। कल्म इज अ क्रिएशन, राइट? एवरीथिंग इज अ क्रिएशन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। सो अब होता क्या है कि हमारे लोग क्या करते हैं, देखिए तौहीद जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और हम लोग पता ही नहीं चलता कब हम लाइटर वे में उस पटरी से उतर जाते हैं, हमें नहीं पता चलता। ठीक है, मैं खुद इसका शिकार रहा हूँ। मैं भी यूनिवर्स को ही फॉलो करने लगा था। ये कब की बात है? जब मैंने ये अलूम शुरू की, जब मैंने पढ़े, जब तक मैंने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ी थी, जब तक मैंने कुरान नहीं समझना शुरू किया था, ठीक है, तो मैं भी यूनिवर्स को अल्लाह ही समझता था। तो फिर आपने पढ़ना शुरू किया, समझ आई कि भाई वो तो क्रिएशन है। देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हदीस कुदसी सुनाई है कि मेरे रब कहते हैं कि जैसा मेरा बंदा मुझसे गुमान करता है मुझे वैसा पाता है। बिल्कुल, यही है, बिल्कुल ऐसे। ठीक है। मूसा को अल्लाह ने डांट दिया एक किस्म का, कि वो जो कह रहा था कि जी मैं अल्लाह तू मेरे सामने होता तो मैं तुझे तेरे बाल बनाती, मैं ऐसे करती, तो अल्लाह ने कहा कि तू मूसा वो तो मेरे से प्यार कर रही थी, तुझे क्या तकलीफ थी भाई? नौज़ुबिल्लाह, मैं मतलब मुझे उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं मैं बात कर रहा हूँ, मैं एक जेनरिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। तो बात यह है कि जैसा मैं रब से गुमान करूंगा, अल्लाह ने तो उस तवाइफ को जन्नती बना दिया, ठीक है। अब उसके इख्तियार में है ना, वो जिसको चाहे जब चाहे जैसे चाहे दे दे। हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, स्पेशली इस उम्मा की, मैं सिर्फ पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहा हूँ, इस उम्मा की बात कर रहा हूँ, ठीक है, हम रब की बात पे शक करते हैं। ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि हमें अगर खुशी आती है तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, दुख आते हैं तो कहते हैं अल्लाह जी तूने ऐसा क्यों कर दिया। ये अल्लाह कुरान में कह रहा है, रब्बी इकरामन, जब हम इन पे कर्म करते हैं तो ये कहते हैं हमारा रब कमाल है, और रब्बी अहानन, जरा सा इनको टेस्ट करते हैं, जो कि हालांकि ये इम्तिहान और आजमाइश, हाँ, जो कि उसको भी अल्लाह ने बता दिया, जो आजमाइश आती है ये अपने ऊपर खुद लेकर आते हैं। अब जो इंसान कुछ नहीं कमाता सिवाय जो अपने हाथों से कमाए, ये कुरान में कह रहे हैं अल्लाह, मैं नहीं कह रहा हूँ, राइट? तो हम लेके भी अपनी गलती से आते हैं, और फिर हम कहते हैं, फिर हम रब को भूल जाते हैं। जब इनकी कश्ती भंवर में फंसती है, सूरह इनाम की एक आयत है, जब इनकी कश्ती भंवर में फंसती है तो हम इनको, ये हमसे रजू करते हैं, फिर जब है जैसे ही हम इन्हें भंवर से निकाल देते हैं, ये जमीन में फिसाद फैलाने वाले बन जाते हैं, भूल जाते हैं ना हमें, राइट? सो अब ये जो वो कॉन्सेप्ट, मैं क्यों, मतलब मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट है, मैनिफेस्टेशन का जो एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट है, सिल्वा का जो एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट, मैं सिल्वा पढ़ाता हूँ, मैं वो दुकानदार हूँ जो कहता हूँ मेरी दुकान से माल मत खरीदो। मुझे लोग कहते हैं सर सिल्वा से बताएं ये रिश्ता मेरे लिए अच्छा है या नहीं, ठीक? मैं कहता हूँ भाई इस्तिखारा करो। नहीं, वो इस्तिखारा हम करवा लेंगे। मैं कहा करवाना नहीं है, खुद करना है। ये सबसे पावरफुल दुआ है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है। इससे ज्यादा जामे दुआ मुझे दिखा दें कौन सी है, राइट? डायरेक्ट अल्लाह से बात हो रही है। और ये दुआ जो हम करते हैं, जो हम नवाफिल अदा करते हैं या अल्लाह से कनेक्शन करते हैं, ये असल में तो ये मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना। बिल्कुल। तो हमें तो बहुत पहले सिखा दी, और इस्तिखारा कितनी आपने खूबसूरत बात की। अली साहब, आप दिमाग पढ़ सकते हैं? ये भी हमारी कौम का एक खब्त है ना। देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, क्योंकि हमारे टेलीविजन पर प्रोग्राम्स में लाइव दिमाग पढ़ के बताया गया, और ये सारा लोग बड़ा इंटरेस्ट लेके देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को ना, मुझे बचपन से ना इमरान सीरीज पढ़ के बड़ा शौक था। वो आपने एक नाम लिया था टेलीपैथी, मैं टेलीपैथी कहता हूँ उसको, टेलीपैथी नहीं कहता, बिकॉज दैट्स आल्सो अनदर हॉइक्स। अच्छा, टेलीपैथी भी नहीं होती? हाँ, आई कैन प्रूव दैट।
मैं तो जब छोटी थी, आपने याद दिला दिया इमरान सीरीज, तो अक्सर वो मोमबत्तियां जला के ना कोशिश भी की मैंने, जब बचपन की बात बता रही हूँ। क्षमा भी नहीं करते थे हम, मेरे ख्याल तकरीबन सभी बच्चों ने किया होगा। ठीक है। अच्छा, आपके मुताबिक ये सब ये एक ड्रामा है? ये सब एक ड्रामा। देखो मैं अब आपको सामने एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही क्रूड सी एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, ठीक है। मैं ये भी नहीं कहता कि मैं पावरफुल एग्जांपल दूं। आप एक जंगल से गुजर रही हैं, ठीक है, और जंगल के बाहर जो है ना वो नंबर 17 लिखा हुआ है, और अंदर से गुर्राने की आवाजें आ रही हैं, पंजों वाली। आपके माइंड में कौन सा जानवर आता है? शेर आएगा। मैंने शेर का नाम लिया कहीं? नहीं। नंबर 17 को उल्टा करके पढ़ें, क्या बनता? लायन। नंबर NO 17 लायन। ये सारी की सारी साइकोलॉजिकल गेम्स हैं जो खेली जाती हैं। अब आप देखिए कि जो नंबर 17 था, इसको उल्टा करें तो लायन बनता है। अब आपके माइंड में, मैंने आपको पंजे बार बार दिखा रहा था मैं, राइट? पंजे तो ओके, रीच के भी हो सकते हैं, रीच के भी होते हैं, गुर्राता रीच नहीं है। यस यस यस, राइट? जंगल है, करेक्ट, और नंबर 17 आपके माइंड ने फौरन फ्लिप किया है, लायन। ओके, और ये गैर महसूस तरीके से, मुझे नहीं पता, ये गैर महसूस, दिस इज माइंड रीडिंग। ये मैंने एक बहुत ही क्रूड तरीन एग्जांपल दिया। अच्छा, तो इसी तरह आप 4 चीजें और मुझसे पूछेंगे और उसके बाद आप एक रीडिंग दे देंगे कि ये आपका दिमाग लीक मैं आपको तो छोड़ दीजिए, 10,000 बंदे बिठा लें, 10,000 बंदों के सामने। अच्छा, मैं ये गिमिक्स नहीं करता, ये जो लोग कर रहे हैं ना टीवियों पे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन सबको एक्सपोज कर सकता हूं। तो क्या ये सिर्फ ट्रिक्स हैं? ये टोटल ट्रिक्स हैं, जिसको हम कहते हैं हाथ की सफाई। ये मैजिशियंस हैं जिन्होंने एक नेक्स्ट लेवल ले लिया है। वो जो एक इंडिया वाली है, वो तो कहती है मुंह से, तो कहती है कि मैं साइकोलॉजिकल ट्रिक्स करती हूँ, मैजिक करती हूँ, साइकोलॉजिकल मैजिक करती हूँ। यानी ये मैजिक नहीं है, दरअसल ट्रिक्स हैं जो आपके दिमाग को रीड कर सकते हैं। देखिए ना, अभी इसको ना मैं आपको छोटी सी, NLP के अंदर हमारी एक टर्मिनोलॉजी जिसे हम कहते हैं पेसिंग एंड लीडिंग, ठीक है? फॉर एग्जांपल करते हैं जी, पेसिंग एंड लीडिंग। पेसिंग, आपने येलो रंग के कपड़े पहने हुए हैं, आप ब्लैक चेयर पे बैठी हैं जी, आप स्टूडियो में बैठी हुई हैं, बिल्कुल, आपके सामने माइक लगा हुआ है, आप सिलवा करने जा रही हैं। अब आप देखिए, मैंने आपको तो नहीं कहा था कि आप सिलवा करना है, क्योंकि आप मुझे एक ट्रिक के जरिए से जी ओह आई सी, एंड देन आई लेड यू टू व्हाट आई वांटेड यू। हालांकि मैं नहीं सीख रही हूँ और ना मैं करना चाहती हूँ, बट मैंने जी बोल दिया। आपने बगैर सोचे समझे बोला है। जी जी जी। दुकानदार करता है, बाजी जी आपको ये पसंद आया, ये पसंद आया, ये पसंद आया, ये आप लाजमी लेंगी, और वो ले लेते हैं, क्योंकि ये आपके दिमाग से खेला जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज अ साइंस। पेसिंग एंड लीडिंग में NLP में पूरे एक दिन का मेरा लेक्चर है कि कैसे पेस लीड करते हैं, ठीक है? ये अच्छा, अगर ये मैनिपुलेटिवली यूज की जाए तो ये खतरनाक है, राइट? लेकिन इसको हम राइट तरीके से भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसको पेरेंटिंग में यूज किया जा सकता है, बच्चों को सिखाने के लिए, बड़ी पॉजिटिव चीज। और वो कैसे किया जाता है, ये करते हैं, ये हर माँ कर रही है, और कैसे कर रही है मैं पहले आपको वो बताता हूँ, फिर मैं बताऊंगा माँ को करना कैसे चाहिए। ठीक है। माँ ये करती है, फॉर एग्जाम्पल आपके बच्चे का सुबह पेपर है, ठीक, बच्चा आया स्कूल से और आके वो खाना नहीं खाया, उसने वो खेलने चला गया, उसने खेल के वो 6 बजे वापस आ गया, मगरिब का टाइम था, वो मगरिब के टाइम पे वापस आ गया। अब आके वो बैठ के टीवी देखने लग गया, ठीक, अभी उसने खाना भी नहीं खाया और पढ़ाई भी नहीं की। तो हमारी माशाल्लाह जो काबिल माएँ हैं वो क्या कहती हैं उनको, तू कितना नालायक है, तू सुबह स्कूल गया, ठीक है, तू स्कूल से लेट आया। अब देखो, पहला भी सच है, ये हम ट्रूइज्म्स कहते हैं, पहला भी ट्रू है, स्कूल गया, स्कूल से लेट आया, आते ही तूने खाना नहीं खाया, सच है, तू खेलने चला गया, सच है, तू खेल के लेट आया, सच है, और अब तू टीवी देख रहा है, छठा सच हो गया, बिल्कुल, तू सुबह पर्चे में फेल हो जाएगा। माइंड क्या करेगा? फेल हो जाएगा। माइंड ने सिर्फ वो पिक करना है जो लास्ट लीड थी, और ये हमारी माएँ सुबह शाम कर रही हैं। तूने मुझे बचपन से तंग किया, तूने मेरी बात नहीं सुनी, राइट? तू झूठ बोलता है, तू नकम्मा है, तू जिंदगी में कामयाब नहीं होगा। फिर माँ कहती है मेरा बच्चा पता नहीं नाकाम क्यों हो रहा है। मुझे अपने एक उस्ताद याद आ गए, बड़े अच्छे उस्ताद थे, लेकिन वो हमें क्लास थोड़ी शरारती थी, तो कहा करते थे तुम लोग जिंदगी में कुछ ना कर पाओगे, और हम मतलब उसे हंसी में उड़ा देते थे, अगर सीरियस लिया होता तो शायद हम कुछ ना कर पाते। अच्छा, अब इसकी रिवर्स, इससे बचना कैसे है और इसको कैसे पॉजिटिव इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी बताइए। सेम सिनेरियो में दोबारा लूंगा, ठीक। तुम सुबह स्कूल गए थे, स्कूल से लेट आए, खाना नहीं खाया, खेलने चले गए, खेल से लेट आए, उसके बाद तुमने अब बैठ के टीवी देख रहे हो,
सुबह तुम्हारा पेपर है, अब भी अगर तुम बैठ के पढ़ लो तो तुम कामयाब हो जाओगे। बिल्कुल ठीक। सेम सिनेरियो है, सिर्फ लीड फर्क हो गई है। पेसिंग के फर्क होने से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। लीड आखिरी जो लीड है ना आपकी, वो डेंजरस है। ये जो इब्ने बाज थे ना, काबा के इमाम, बहुत बड़े हमारे शेख जो है काबा के, तो वो उनकी वालदा ना उनको हमेशा से एक बात कहा करती थी, देखिए माओं के कहने से बहुत फर्क पड़ता है ना, कि जब वो तंग करते थे ना उन्हें, कहती थी जा तू जाके इमाम काबा लग, तुझे लग पता जाए। और वो इमाम काबा लग गए। सो लीड से फर्क पड़ेगा कि आप लास्ट लीड क्या दे रही हैं। ये देखने वाली माएँ सुन लें, ये बड़ा जबरदस्त एक ट्रिक भी है। और अब मैं आपसे एक और चीज़ कहने जा रही हूँ। हमने शुरू में जब आगाज़ किया था तो आपने कहा था कि हिप्नोसिस पर भी आप काम करते हैं, तो किसी इंसान को हिप्नोटाइज किया जा सकता है? और सबसे पहली चीज़ ये है कि सबसे आसान आपके ख्याल से आसान हिप्नोटाइज किसी को करने के लिए उस बंदे का कमज़ोर होना ज़रूरी है या ताकतवर होना, स्ट्रांग होना ज़रूरी है? ये मैं नहीं बता सकती, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ हम स्टूडियो में बैठे हैं तो आप मुझे हिप्नोटाइज करके दिखा अच्छा, सकें। पहले ये बताइए, हिप्नोसिस से आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? हम करते हैं, ठीक है, लेकिन आप बताइए हिप्नोसिस से हिप्नोसिस से मुझे लगता है कि हम दिमाग को कुछ एनर्जी देते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, दिमाग उसको फॉलो करता है। और जो अगर मैं टेलीविज़न और फ़िल्म्स के हिसाब से देखूँ तो वो आपको एक डीप स्लीप में ले जाता है, फिर जो पूछा जाता है आप वो बताते हैं, जो कहा जाता है उसको आप फॉलो करते हैं। दिस इज़ एब्सोल्युटली क्रैप। ये बिल्कुल गलत है। हिप्नोसिस इज़ एन हाइटेंड स्टेट ऑफ अवेयरनेस। यानी सो जाना, जी, इंस्ट्रक्शंस नहीं, को फॉलो मैं करना। वो इसलिए मैं क्लियरिफाई करना चाह रहा हूँ पहले, ताकि वो पता हो। हिप्नोसिस की डेफिनेशन पता है क्या है? हर वो चीज़ जो आपने विदाउट क्वेश्चनिंग एक्सेप्ट कर ली है, मीन्स दैट यू हैव बीन हिप्नोटाइज्ड। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, दाग अच्छे हैं, यू हैव बीन हिप्नोटाइज्ड। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टरों का आजमूदा, यू हैव बीन हिप्नोटाइज्ड। आपने नहीं पूछा किस डॉक्टर का, कौन सी रिसर्च। यानी आप कह रहे हैं कि जो टीवी पे कमर्शियल्स जी, जी, आते जी। हैं वो सारे ये इतने साइंटिफिकली देखो, हिप्नोसिस दो तरह का, एक ओवर्ट हिप्नोसिस है, कोवर्ट हिप्नोसिस है। यानी एक डायरेक्ट हिप्नोसिस है, एक इनडायरेक्ट हिप्नोसिस है। डायरेक्ट तो ये ना, आंखें बंद करो, अब तुम्हें नींद आ रही है, तुम सो रहे हो, राइट? मैं इस वाले की बात हाँ, कर रही थी। जो दूसरा है वो वर्ड्स का है, यानी कि वही वाले दाग अच्छे हैं। अब वो तमाम डॉक्टरों का आजमूदा, भाई कौन सा डॉक्टर था, एक रिसर्च के मुताबिक, दुनिया की तमाम डॉक्टरों की रिसर्च के मुताबिक, कौन सी दुनिया, कौन से तमाम डॉक्टर, कौन सी रिसर्च, किस पे हुई थी रिसर्च, राइट? सो ये तो है हिप्नोसिस की डिक्शनरी डेफिनेशन, ठीक। उसके बाद जो सेकंड चीज है, जो अभी आपने बात की, कि वो जब हम किसी को हिप्नोटाइज करते हैं, मैंने कहा ना, हम उसकी ब्रेन की वाइब्रेशन को कहाँ लेके आते हैं, बिटवीन 4 to 7। 4 to 7 में मैंने आपको क्या कहा, लूसिड ड्रीम आती है। 4 to 7 मैंने आपको क्या कहा, कि वो ख्वाब आपको याद रहता है, या कुछ नहीं भी रहता। उसमें नहीं, 4 to 7 वाले में याद रहेगा, ठीक है, उससे नीचे नहीं याद नहीं रहेगा, याद ठीक है। रहेगा। सो 4 to 7 में कई दफा आपको इस तरह होता है कि आप जो है ना, वो आपको लग रहा होता है कि मैं एक्चुअली उस ख्वाब में हूँ, खुद हूँ। कई दफा लोग खड़े हो जाते हैं, चल पड़ते हैं, कुछ करते हैं, बोलते हैं राइट? सो इसका मतलब है, इट इज आपकी अवेयरनेस की एक हाइटेंड फॉर्म है। सो जो बंदा हिप्नोसिस कराएगा, जो सही हिप्नोटिस्ट आपको करेगा, वो आपको स्टेट में लेकर जाएगा। इसको हम स्पेसिफिकली एक हिप्नोटिक स्टेट जिसे हम कहते हैं, ठीक है, ट्रांस जिसे हम कहते हैं, वो ट्रांस में लेकर जाएगा। उसका मतलब है कि आपके ब्रेन को बिटवीन 4 to 7 लेकर आएगा। उसमें आप अगर कंप्लीट होशो हवास में नहीं है, यू आर नॉट हिप्नोटाइज्ड। अगर आप 4 से नीचे चली गई हैं, यू आर इन डेल्टा। अगर आप 7 से ऊपर थी तो यू आर इन ऑलमोस्ट अल्फा। अल्फा मैंने अभी, अल्फा पता है क्या है? दिन में कई दफा आप स्टेज से गुजरती हैं, कभी कभी आपको इस तरह हुआ कि बैठे बैठे यूं गायब हो गया बंदा, ओ हेलो किधर हो भाई, होता है दैट इज अल्फा। और ये कभी परेशानी में भी हो सकता है, खुशी में भी हो सकता बन है, जाती दुख है, में भी हो सकता बिल्कुल। है। आप यहीं बैठे बैठे कहीं और सोच में हो सकते हैं, दैट टाइम योर ब्रेन इज ऑलरेडी इन अल्फा। तो ये कोई और नहीं कर सकता या कर सकता है? नहीं, करने को तो हर, जब आप सो के उठते हैं, हर इंसान दिन में कई दफा अल्फा और थीटा में जाता है, ठीक है। जब आप सो के उठते हैं 15 मिनट तक योर ब्रेन इज बाय डिफॉल्ट इन अल्फा, तो उसी वक्त हम फोन उठा लेते हैं और उसको इस्तेमाल हम फौरन करते हैं। बीटा में आ जाते हैं। वो नहीं करना चाहिए, फिर करना क्या चाहिए? उस टाइम को यूज करें। आपने मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात की थी ना, जिस तरह मैंने कहा कि यार बेस्ट जो दुआ है वो इस्तिखारे की है,
इसी तरह आप जब नमाज में दुआ मांगते हैं, दुआओं से तकदीरें कैसी बदलती हैं, मैनिफेस्ट ये तो कर रहे बेस्ट हैं आप। मैनिफेस्टेशन है, इससे अच्छी दुआ manifestation और क्या इज है? द बेस्ट ठीक है। मैनिफेस्टेशन। और आप अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, आप अगर विजुअलाइजेशन की बात करते हैं, कुर्बान जाऊं मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और अपने खुदा पे, अपने अल्लाह पे, ठीक है, क्या कुरान हमें जन्नत और जहन्नम की फुल विजुअलाइजेशन नहीं करा रहा? क्या कुरान जब हमें किस्से सुनाता है यूसुफ अलैहिस्सलाम के, क्या कुरान जब हमें किस्सा सुनाता है मूसा अलैहिस्सलाम के, क्या कुरान जब हमें बकरा की स्टोरी सुना रहा है, तो हम पूरी आंखों से विजुअलाइज नहीं कर रहे होते? बिल्कुल करते हैं, ठीक। बिल्कुल करते क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ग़ज़वा खंदक में जब पहला कुदाल मारते हैं, तो क्या वो ये कह रहे हैं कि मुझे चाबियां दे दी जाएंगी? वो कह रहे हैं मेरे सामने ये चाबियां दी जा रही हैं, दे दी गई हैं, विजुअलाइजेशन कराई जा रही है। सुराका बिन मालिक को कह रहे हैं तेरे हाथ में कंगन होंगे किस तरह के, ठीक है, तो विजुअलाइज करते हाथ में है, विजुअलाइजेशन कराई जा रही है। तो ये साइंस तो आज सीख रही है ना, हमने अपने दीन को नहीं सीखा, ये हमारी प्रॉब्लम है, राइट। तो जब हम किसी भी तरह से, अच्छा अब हिप्नोसिस के लिए एक चीज़ जो और ज़रूरी है वो ये ज़रूरी है कि जो सब्जेक्ट है उसको ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ जाके आप गुम हो जाएंगे। ठीक है। आपसे कोई बंदा कोई इंफॉर्मेशन नहीं निकलवा सकता। तो इस वक्त क्या मैं उस स्टेट में जा सकती हाँ हूँ? हाँ बिल्कुल हम करते हैं, मैं आपको करके ओके। बताऊंगा। मैं पहले मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर कर लूँ ताकि बाद में लोग ये ना कहे कि जी ये क्या मैं हुआ। बता दूं देखने वालों को, थोड़ी देर में इंजीनियर अली साहब मुझे हिप्नोटाइज करने वाले हैं, तो ये चंक आपने गौर से देखना है। वहां पे आपसे कोई इंसान आपका कोई राज नहीं ले सकता, बिकॉज आप होशो हवास में हैं। ठीक। इट्स अ स्टेट ऑफ सजेशंस। आपको वो सजेशन दे सकता है, इट इज योर चॉइस टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट। कई दफा लोग मुझे उठ के कहते हैं ओ सर जी हमें तो सब पता चल रहा था, आपने हिप्नोटाइज किया ही नहीं। यानी ऐसा नहीं होगा कि आप बिल्कुल वो सब फिल्मों और ड्रामों के लिए है। कि बेहोशी की हालत जी में जी, आपको समझ वो कुछ नहीं सब आ फिल्मों रहा। और ड्रामों के लिए है। अच्छा। रियलिटी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो इलाज के लिए भी इसको इस्तेमाल किया हाँ, जाता है? इलाज के लिए भी इस वक्त इस्लामी जमहूरिया ईरान में एक डॉक्टर मौजूद है जी। जो अंडर हिप्नोसिस अकल दाढ़ का ऑपरेशन करता है, ऑर्थोपीड है, हड्डियों का ऑपरेशन करता है, आपको हिप्नोटाइज करता है, फिर आपका ऑपरेशन करता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। अच्छा। हजरत आपको अली ने क्या कहा था जब मैं नमाज पढ़ना शुरू करूं, हिप्नोसिस की हाइटेंड फॉर्म है नमाज। जब आप बिल्कुल अल्लाह से कनेक्शन में चले कनेक्शन में जाते चले हैं। जाते हैं आप 4 to 7 में चले जाते हैं जब, और उस कनेक्शन में आपको कोई नजर नहीं आएगा, कोई फील नहीं होगा, ठीक है। सो लेकिन क्या आप नमाज पढ़ते हुए अपने होश में नहीं होते? होते हैं। वो नुमा खजू और खजू इज हिप्नोसिस, ठीक है। ये मैं इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, अगेन ये मैं मेटाफोरिकली बात कर रहा हूँ, प्लीज मैं मुफ्तियाना यूट्यूब से अक्सर माफी मांगता रहता हूँ कि मुझ पे फतवा ना लगा नहीं, देना। वो जब उनका जी चाहेगा वो लगाएंगे, उनको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, ठीक उनका है। काम ही ये है। तो इसलिए ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स को समझना पहले बहुत जरूरी है। क्यों हिप्नोसिस फायदेमंद है? क्योंकि हिप्नोसिस के अंदर आपका ब्रेन बाकी चीजों से हटके फोकस करना सीखता है, उस एक पॉइंट पे फोकस कर रहा होता है जिसमें आपको सजेशन चाहिए। मतलब मैं अगर आपको अभी कहूँ जी हिप्नोटाइज करना है आपको, मुझे वो आपने, अगर मेरे पास पेंडुलम तो नहीं है लेकिन अगर पेंडुलम होता तो मैं उसके जरिए, वो पेंडुलम का जो ऑप्शन है ना वो है वैसे हम बाय द वे धागा मेरी चाबी के साथ बांध के दे दीजिए, वो पेंडुलम हमारे पास नहीं है लेकिन हम ट्राई करते हैं। हाँ अच्छा, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो इस्तेमाल किया जाता है, यानी जो हिप्नोसिस जिसको हम कह रहे हैं, हिप्नोटाइज करना है, ये आपके फोकस को बेहतर बनाने के लिए बिल्कुल इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल और हमारी मिसकॉन्सेप्शंस हैं इसको लेकर। बिल्कुल मिसकंसेप्शंस है। अच्छा क्यों, अब इसको देखें क्यों मिसकंसेप्शंस है, क्योंकि हिप्नोसिस को एक कल्ट करार दे दिया गया था। 1930s तक अंडर हिप्नोसिस ऑपरेशंस हुआ करते थे। अब उसके बाद आप लेट 1800s में आपका एनेस्थीसिया आ गया जी। ठीक है। अब वो तो बेचना था ना, उन्होंने बहुत बड़ा माफिया है आपका मेडिकल के जो ये है, ठीक है, वो तो मानते नहीं ना किसी चीज को। तो उस माफिया ने इसको बेचना तो था ना आप किसी तरह से, अगर वो हिप्नोसिस रहता तो ये नहीं बिकना था, ठीक है। सो इन्होंने इसको कल्ट करार दे दिया, हिप्नोटाइज करने वालों को, हिप्नोटिस्ट को इन्होंने जनाब वो जादूगर करार दे दिया और बड़ा कुछ हुआ। मैं कह रहा आज भी ईरान में वो बंदा मेरे लिंक्डइन पे मौजूद है, डॉक्टर, ठीक है, जो ये काम करता है अंडर हिप्नोसिस ऑपरेशंस का, ठीक है। और तो होता ये, मैं जब हिप्नोसिस सीख रहा था तो मेरे उस्ताद ने ना मेरा हाथ, मैंने कहा सर है बोंगियां मारते हो, आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सन, आप मुझे हिप्नोटाइज कर ही नहीं सकते। आजा बेटा आजा, उन्होंने बिठा लिया। तो मेरे इस लेफ्ट हैंड को उन्होंने ये मुझे करा यकीन दिला दिया कि इट डज नॉट एग्जिस्ट इन माई बॉडी, ठीक। अच्छा अब वहाँ पर 4-5 लोगों का कि आगे इसको चुटकी काटो,
उन्होंने मुझे चूंटियां काटी। जब मैं वापस आया, उन्होंने मतलब मुझे स्टेट से निकाला, तो मैंने कहा सर मुझे पता है, सब कुछ पता चल रहा था, आपने इसको बुलाया, इसको बुलाया, इसको बुलाया, इन्होंने यहाँ मेरे हाथ फेरे। मैंने कहा अच्छा, आ जाओ वापस आओ, हाथ फेरो दोबारा। जब उन्होंने हाथ फेरा तो मैं छलांग मारी, कुर्सी से उड़ा। मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हैं आप। नाउ बिकॉज हिप्नोसिस में आपका फोकस इस चीज से हटा दिया गया, बाकी जिस्म पे फोकस आ गया, ये चीज फोकस से हट गई। कुरान में हमारे रब ने हमें बताया है, कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं कि हम इनकी जिल्दों को उतारेंगे और फिर दे देंगे। क्यों? आज साइंस ने प्रूव किया है कि पेन इज इन द स्किन। नोज़िसेप्टर्स जो है ना पेन के, वो हमारी जिल्द में है। सुई जैसे ही सिरिंज नीचे जाती है, तकलीफ खत्म हो जाती है। जब तक वो जिल्द में जा रही होती है, दर्द होती है, राइट। तो वो जो हिप्नोसिस के थ्रू वो जो हमारा बाजू सुन कर दिया गया, मेरा बाजू सुन करके, मतलब मुझे ये यकीन हो गया कि बाजू मेरे साथ नहीं है। अब इस बाजू पे जो मर्जी होता रहे, मुझे क्या फर्क पड़ेगा। आपको फील ही नहीं हुआ। फील ही नहीं हो रहा। लेकिन जो कम्युनिकेशन हो रही थी, जो आपको गाइड किया जा रहा था, चल रहा था। मैंने कहा ना, मैंने को सर पहले आपने इसको बुलाया, फिर आपने इसको बुलाया, फिर आपने ये आया, मुझे पता था कौन आ रहा है और मुझे वो हाथ फेर रहा है। अच्छा अली साहब, एक और बहुत से लोग महसूस करते हैं इस चीज़ को, बशमूल मेरे, वो ये होता है कि आप रात में सो रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप बहुत ऊंची इमारत से नीचे गिर रहे हैं और आप एकदम हड़बड़ा के उठ भी जाते हैं, लेकिन आप बिस्तर के दरमियान में होते हैं, कोने पे भी नहीं होते। और एट टाइम्स लोग ये भी कहते हैं कि सोने के दौरान हमारी रूह बॉडी से निकल गई थी और वो मुख्तलिफ लोगों से मिलती रही और फिर वापस आ गई। ये क्या है? हमारी कौम का एक और खब्त, एस्ट्रल प्रोजेक्शन। ठीक है जी, इस पे भी मैंने पूरी डिटेल से अपने चैनल पे भी सारा जिक्र किया हुआ है इसका। एस्ट्रल प्रोजेक्शन नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, यानी रूह का जिस्म से निकल जाना आपकी जिंदगी में मुमकिन नहीं है। मैं ना 2 सवाल पूछता हूँ लोगों से जी। एक ये जो रूह को निकालने के शौकीन है, हम सिल्वा में ये कहते हैं कि व्हाई डू यू वांट टू टेक योर सोल आउट एंड गेट इन्फॉर्मेशन। हम उसको कहते हैं इन्फॉर्मेशन, इधर आओ मेरे पास, इधर आके मुझे बताओ तुम्हारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है। हम इन्फॉर्मेशन को अपने पास बुलाते हैं, ठीक है, हमारा ये कॉन्सेप्ट है। सेकंड खब्त है हमारा, ठीक है, कि हमने जिन काबू करना है। अच्छा, ये जिन्नात वाला भी बड़ा है, ये भी आप देखते हैं कि लोग कहते हैं कि जिन यहाँ मौजूद है। मौजूद तो है, देखिए जिन्नात तो है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। हम उनकी प्रॉपर्टी पे बैठे हुए हैं। ये जमीन हमसे पहले इस जमीन पे जाहिर है जिन्नात थे, अल्लाह ने ये उनके लिए पहले बनाई थी, ठीक। हम उनको हटा के फिर हमें लाया गया था, तो टेक्निकली वो हर जगह मौजूद है। और हम कितने बेवकूफ हैं कि हम अपने से कमजोर चीज को काबू करना चाहते हैं। ठीक है, हाँ, ये चलेगा, ये जी हम इंतजाम कर रहे हैं हिप्नोसिस का। अच्छा जी, हम कितने बेवकूफ हैं कि हम कमजोर चीज को काबू करना चाहते हैं। आसान तकवीम हम हैं, वो नहीं है। सजदा किया, उसने हमें सजदा किया हुआ है, हम उसको काबू करने जा रहे हैं। कमाल होगी यार, ये कौन सा खब्त है भाई। मतलब ये अगेन आई नो कि ये लोगों को मेरी ये बात हजम नहीं होती। मैं जिन्नात का इनकार नहीं कर रहा हूँ, मैं इस कॉन्सेप्ट का इनकार कर रहा हूँ कि भाई आप उसको क्यों काबू करना चाहते हो जो पहले बेचारा मजलूम है। क्या काबू हो सकते हैं? वो एक अलग स्टोरी है, लंबी हो जाएगी। क्या आप पता चला सकते हैं कि यहाँ इर्द गिर्द जिन्नात हैं? ये तो वैसे बड़ी, मुझे लग रहा है मैंने सवाल ही गलत कर दिया। हाँ, क्योंकि मौजूद है, मौजूदगी का तो कुरान पाक में जी हमारे पास ये आ गया है। चले जी, हिप्नोटाइज करने का वक्त हिप्नोटाइज से पहले आप एक काम करें, आप ये पहले फरा को दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। पहले आपको एक और गेम, बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की चीज होने चाहिए। अच्छा जी, अब इसको क्या करेंगे हम? आपने इसको ऊपर से पकड़ना है, टॉप से, ये बहुत सबसे ऊपर बिल्कुल ऊपर से पकड़ना है। अच्छा, अब आपने इसको अभी कोई हाथ आपका बिल्कुल स्टेबल रहेगा, ठीक है। आपने इस चाबी से बात करनी है एंड आई वांट यू टू नॉट टू टॉक लाउडली इन योर हार्ट। इसको बोलें लेफ्ट राइट को मूव करें, बोलती जाएं आप इसको, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। ग्रेट। अब इसको कहें आगे और पीछे, फ्रंट बैक फ्रंट बैक फ्रंट बैक। ग्रेट। अब इसको कहें मूव इन अ सर्कल, एक सर्कल में घूमें। जितनी आप शिद्दत से कहेंगे उतना बड़ा सर्कल होता जाएगा। रोक लें मिशन। ये आप हाथ हिला रही थी। ओह माय गॉड, सीरियसली मैं हाथ नहीं हिला रही थी और मैं सिर्फ अपने दिमाग से सोच रही थी, ये सब हो रहा था। And this is manifestation, this is law of attraction। जो कुछ हम सोचते हैं वो होता है। मतलब हमारा दिमाग बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है। हम आसान तकवीम है। ये हुआ है, आप लोगों ने देखा है
और ये क्या घर पे कर सकते हैं, ये सब करके देख लें। ये आप सब करके देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है? अब मुझे दीजिए आप वापस लाएं। बड़ा इंटरेस्टिंग है जी, मैं यहीं से आप तक पहुंचा रही हूँ। अच्छा, अब आपको मैं बताता हूँ कि ये देखिए होता ये है, आपने अच्छा अब आपने ना ये देखें, ये पेंडुलम घूम रहा है, आपने सिर्फ इसको देखते जाना है। अभी भी चाबी आपके आई लेवल पे है मेरा ख्याल है। नहीं, अब ऊपर ऊपर है बस, ठीक जी। है। अब आप इसको देखती रहें और आपने और कुछ नहीं करना, जस्ट रिलैक्स रिलैक्स, दैट्स राइट, दैट्स राइट। Eyes are getting heavier and heavier. Take a deep breath. Exhale. Relax. The more you relax, the eyes will get heavier and they want to close anytime. Relax. Heavier and heavier. And relax. Another deep breath. Relax. And as you inhale, you relax 10 times more. Your eyes are closing now. Closing now. Closing now. Relax. Eyes are getting heavier, heavier, and heavier. And as you relax, you may close your eyes now. बस आईज क्लोज नहीं हो रही, बट आई वो close क्योंकि इसलिए नहीं हो रही लाइट है नहीं, और नहीं, शायद वो नहीं, माहौल लाइट के नहीं। अलावा एक और वजह है कि ये अच्छा, जितना ऊपर होगा ओके। उसकी वजह मैं आपको बता। लेकिन ये इफेक्टिव है। हाँ, मेरा ब्रेन स्लो हो स्लो रहा हो रहा था, था, मेरी आंखें हैवी हो रही थी, और वो शायद लाइट्स बहुत ज्यादा या कुछ, लाइट्स के अलावा लेकिन ये मैंने कहा ना उसकी इट वजह ये, हाँ, वर्क्स, उसकी इट वजह देखिए, वर्क्स। ये एक चीज है, ये सिर्फ एक टेक्निक है, इसको हम कहते हैं फिक्सेशन ऑफ आइज। ठीक है। इसका मैं और फिर इसी तरह स्लोली स्लोली आपके ब्रेन की, जब आपका स्लो ब्रेन हो जाता 4 है। to 7 पे आना था, आपकी आंखें आप रोक ही नहीं सकती थी। वो चूंकि हमारा पॉडकास्ट भी है, हाँ, शायद ये भी था, और फिर माहौल भी वो नहीं है, एग्जैक्टली। लेकिन ये वर्क कर रहा ठीक है, था। सो ये एक तरीका है। इसी तरह कई और तरीके हैं। हैंडशेक होता है, हैंडशेक इंटरप्ट। वो ये होता है कि बंदा जब हाथ मिलाने आ रहा होता है ना, तो अगले को भी पता होता है कि हाथ ही मिलाना है ना, तो उस वक्त हम पैटर्न इंटरप्ट करते हैं उसका, कि हम हाथ मिलाने की बजाय एक डिफरेंट तरीके से उसके हाथ को पकड़ते हैं, और झटके से वो बंदा जो है वो स्लीप में चला जाता है, स्लीप मोड आई में। सी। ठीक है, सो अच्छा, देयर आर मेनी डिफरेंट वेज। चले वो कभी हम ऑफ कैमरा देखेंगे और सीखेंगे। तो इसलिए बहुत सारे तरीकों से। अच्छा, इन सब का ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक है अच्छा, कि ब्रेन की एक्टिविटी को स्लो डाउन करना है। और ये जरूरी है कि क्या पूरे दिन के अंदर किसी वक्त ऐसे किया जाए, ब्रेन की एक्टिविटी को स्लो किया जाए? बहुत ज़रूरी है। बेहतर है दिल के साथ रहे पासबान अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। ठीक है, बहुत ज़रूरी है रिट्रोस्पेक्शन करना। ठीक है, अपना कथारसिस करना, सॉलिट्यूड में टाइम गुजारना। मैं सॉलिट्यूड कह रहा हूँ, लोनलीनेस नहीं कह रहा हूँ। लोनलीनेस फोर्स्ड बाय पीपल होती है सराउंडिंग। सॉलिट्यूड वो है जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में करते थे। बहुत जरूरी है, जो लोगों को समझ नहीं आती। ठीक है, वो आप इसे जिस तरह ना, मैं अभी कल कहीं पर पॉडकास्ट थी तो मैं उनको बता रहा था कि हम आज कहते हैं जी मिनिमलिज्म, बहुत बड़ी इस वक्त एक मुहिम चल रही है, और हम कहते हैं जी वो जिंगर बर्गर जो है, वो क्या नाम है फेसबुक वाला हम कहते हैं कि उसको कि भाई वो जो है ना वो मिनिमलिस्ट की कमाल आदमी है वो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द हाइट ऑफ मिनिमलिज्म। इसको हम कहते हैं फ़क्र इख्तियारी। अल्लाह हज़रत उमर आकर, मतलब मेरी आंखों में अभी भी आंसू आ रहे हैं इस वक्त ये बात सोचते हुए, कि वो कह रहे हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हुक्म तो करते हैं, चिटाई के दाग पड़ गए हैं आपके बैक पे, आपके लिए कौन सा बिस्तर हम नहीं ला सकते आज? वो जमाना नहीं है अब शैब अबी तालिब वाला। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि ये निशान तुम्हें तंग कर रहे हैं उमर, राइट? दैट इज फक्र इख्तियारी। कि अम्मा आयशा को कह रहे हैं कि आखिर में सिर्फ जाने से पहले कि क्या वो अम्मा आयशा कहती है कि चिराग में इतना सा तेल रह गया, वो भी जाके दे आओ किसी को। फक्र इख्तियारी। और आज हम खुश हो रहे हैं वो जी मिनिमलिज्म मिनिमलिज्म मिनिमलिज्म। ठीक है, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम कॉन्सेप्ट्स को गलत खुदाओं से ढूंढ रहे हैं। बुतान वहमो गुमा, इकबाल कहता है, बुतान वहमो गुमा को हम कॉन्सेप्ट्स के लिए ला रहे हैं। मैं ये नहीं कहता, हाँ ठीक है मैं मानता हूँ
मैं भी वहीं से सीख के फिर मैंने आके इसको पढ़ा। काश मैंने, देखिए हमें सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज की दौर में भी क्रोनोलॉजिकली, हिस्टोरिकली, इवेंट वाइज पढ़ाई जा रही है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू माय टीचर्स एंड एवरीबॉडी, जो स्कूलों में पढ़ाई जा रही है, तो कम से कम उनकी बात कर रहा हूँ मैं, उलमा की बात नहीं कर रहा हूँ। उलमा को तो पता है क्या है कि जी कब जंग हुई, जंग उहद कब हुई, गज़वा खंदक कब हुई, गज़वा, हम ये पढ़ा रहे हैं। मैं आपको छोटी सी सिर्फ 2 मिसालें दूंगा। एक मैं गज़वा उहद की देता हूँ आपको। देखें इतना बड़ा लेसन है उसके अंदर, शूरा के मामले में, बिजनेस के मामले में। आप समझिए बिजनेस का गज़वा उहद से क्या ताल्लुक है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे मशवरा किया कि जंग कहाँ लड़नी चाहिए। सारे बुजुर्गों ने कहा, सारे बड़ों ने कहा कि जब मदीना के अंदर रह के लड़नी है। यूथ ने कहा, जेन जी उनकी जो थी, उसने कहा कि जंग बाहर जाके लड़नी चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी मदीना 3 तरफ से कवर्ड है, एक ही तरफ से हमला हो सकता है, तो बाहर इनको रोकते हैं। ठीक होगी। इनका यह था कि चूंकि ऑलरेडी कवर्ड है, अंदर आएंगे हम पकड़ लेंगे। उन्होंने कहा नहीं, मैं उनको अंदर आने, हमारी खवातीन है अंदर, हमारी माएँ बहनें बेटी हैं, अंदर आने। एंड अल्लाह के नबी सल्लम एग्रीड टू देयर, दिस इज द पावर ऑफ शूरा। ठीक है। उसके बाद साहबा ने उनको जाकर छोटों को समझाया कि यार तुम क्या कर रहे हो, तो उन्होंने जाके कहा कि नहीं अल्लाह के नबी सल्लम को। फिर अल्लाह के नबी सल्लम ने कहा कि नहीं, इट इज़ नॉट बी फिटिंग फॉर अ प्रॉफिट कि जब मैंने ज़रा पहन ली तो मैं अपनी डायरेक्शन चेंज करूँ। ठीक। सेकंड मिसाल की तरफ आता हूँ कि देखिए हम हर साल मिराज का वाक़या सुनते हैं जी। आप मुझे एक बात बताइए, मिराज के वाक़े में मेरी आपकी ज़िंदगी के लिए, डेली ज़िंदगी, मुआशरत की बात कर रहा हूँ, कोई चीज़ें हैं मुआशरत की? मेराज से माशरत मेरी समझ में नहीं आ रहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बुराक पे बैठने लगे ना, तो बुराक ने टांगें उठाई। तो जिब्राइल ने उससे कहा कि तुझे नहीं पता कि आज तुझ पे कौन बैठ रहा है? जितने भी सवार तेरे पे बैठे हैं उनमें सबसे अजीम सवार आज तेरे पे बैठ रहा है। तो उसके बाद बुराक की मजाल नहीं थी कि वो कोई बदतमीजी करता, ठीक है, या कोई ऐसी हरकत करता। तो अब आप सल्लम जब पहुंचते हैं फ़लस्तीन, ठीक है, मस्जिद अक्सा के बाहर, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं ये पता है आपको? बुराक को खूंटी से बांधते हैं। वो खूंटी आज भी उस जगह पर ही मौजूद है। क्या नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक जिब्राइल ने बुराक चोरी करना था? क्या नौज़ुबिल्लाह वो जो अंबिया जिन्होंने आपसे सल्लम के पीछे नमाज पढ़ी उनमें से किसी ने उठा के ले जाना था? क्या बुराक की मजाल थी कि उसने भाग जाना था? तो बांधा क्यों आप सल्लम ने? मुझे और आपको ये सिखाने के लिए कि पहले अपना ऊंट बांधो फिर अल्लाह पे तवक्कल करो। ये मुआशरत है ना, करेक्ट? पहले आसमान पे जाते हैं। क्या आसमानों, क्या कायनातों को नहीं पता था कि कौन आ रहा है, किसका मेहमान है और मेहमान कौन है? लेकिन जाके जिब्राइल नॉक करते हैं और वो अंदर से पूछता है कौन? उसको नहीं पता कौन, सारी कायनात सज के बैठी हुई थी, राइट? इधर एक प्रेसिडेंट छोटा सा इतना सा नमूना होता है प्रेसिडेंट दुनिया का, वो आ जाए तो लोग जो है सड़कें बंद कर देते हैं। वो नॉक करता है और वो बाहर से, जिब्राइल ये नहीं कहते वो तेन नहीं पता मैं कौन? हम ये कहते हैं ना घर के बाहर हॉर्न मारते हैं, तुम्हें नहीं पता मैं कौन, बाहर मैं खड़ा हूँ। कह रहे हैं मैं जिब्राइल, मेरे साथ अल्लाह के मेहमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारुफ करा रहे हैं। क्या ये मुआशरत नहीं सिखाई जा रही है हमें? कभी हमने इस एंगल से पढ़ी है सीरत? बड़ी आपने जो बातें की हैं वो अब सुनने के बाद इंसान ज़रा जज्बाती भी हो जाता है। तो बिल्कुल ठीक बात है कि हम दुनिया के इल्म सीखते हैं और उनको समझते हैं कि ये जी बड़े आला और अरफ़ा हैं, और जो किताबें हमने बचपन से सही तरीके से नहीं पढ़ी। अली साहब, एक बहुत बड़ा मामला ये भी तो है ना कि जब बच्चे छोटे होते हैं हम उनको कुरान पाक सिखा देते हैं, अरबी पढ़ना सिखा देते हैं, उसका तर्जुमा नहीं सिखाते, जिसकी वजह से बच्चे नहीं समझ पाते। फिर बड़े होने के बाद जिसका इंटरेस्ट होता है वो तो पढ़ लेता है, लेकिन बाकी नहीं पढ़ते। तो मेरा ख्याल है माओ को और पेरेंट्स को ये भी करना चाहिए कि जो किताब पढ़ा रहे हैं उसका मतलब और मानी क्या है वो भी सिखाया जाए। फिर जब मैं 8वीं में था ना, 8वीं मेरी ज़िंदगी का बड़ा इंपॉर्टेंट साल है। उसमें अल्लाह सुब्हान तआला ने मुझे कई चीज़ें समझाई, सिखाई। उनमें से एक चीज़ मैंने अपने पल्ले से ये बांध दी थी कि मैंने अपने बच्चों को अरबी सिखानी है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे ये बच्चे बहुत अच्छी बात है। अरबियों से अच्छी बोलते हैं। मेरी बेटियां जो हैं वो अरबी के एग्ज़ाम ओ लेवल जे लेवल में ए स्टार्स वाली हैं, ठीक है। तो उन्होंने ना उनके लिए वो आपस में अरबी में बात करते हैं। अच्छा। हाँ, वो हमसे कोई चीज़ छुपानी हो ना, उन्हें नहीं पता कि मैं उनका बाप हूँ, मुझे भी समझ आ जाती है, मैं बोलता नहीं हूँ। जब मैंने इनको स्कूल में दाखिल कराना था ना,
तो सिस्टर रुफैदा थी, मुझे याद है, शारजाह में स्कूल है क्रिएटिव साइंस सलाह बुखातिर का, तो वहाँ मैं ले गया। तो मैंने उनको कहा, मैं कहा जी मेरे बच्चों को ना अरबी सिखाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट माई चिल्ड्रन टू लर्न अरबिक। तो वो हंस पड़ी, हंस के मुझे कहने लगी, यू वॉन्ट देम टू नो अरबिक और टू लर्न अरबिक, व्हाट्स द डिफरेंस, इज द सेम थिंग। कहती हैं, डू यू नो कुरान? मैंने कहा ऑफ कोर्स। कहती हैं, हैव यू लर्नड कुरान? मैं तब सोच में पड़ा, मैंने कहा नहीं। सो कहती है, इफ यू वांट योर चिल्ड्रन टू लर्न अरबिक, मेक इट अ कंपल्शन, नॉट अ चॉइस फॉर देम। सो पुट देम इन अरबिक फॉर अरब्स। ठीक है, हम कुरान बच्चों को अब से छोटा सा मेरा सवाल है, मैथ्स के ट्यूटर को आप 50,000 रुपया महीना देते हैं ओ लेवल्स के? आजकल तो यही, बल्कि लाख रुपया भी अब तो कुछ लोग ले रहे हैं, राइट, कि जी मेरे बच्चे के नंबर आ जाएं ओ लेवल्स में, करेक्ट। कुरान वाले को आप 2,000 रुपया देते हुए भी कहते हैं यार तुम 2 ले रहे हो, और वो कहते हैं कि चुप करके बैठ जाओ, उसको साइड में बिठाते हैं। कुरान मैथ का टीचर आता है तो उसके लिए टी कॉफी आ रही होती है, कुरान वाले को कहा जाता है यार पानी पिला दो यार, मौलवी साहब आए हैं। ये अलमिया तो है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को सिखाया जाए कि वो जो किताब पढ़े उसका मतलब क्या है, वरना वो अरबी पढ़ते रहेंगे, कभी समझ नहीं पाएंगे। Exactly. क्योंकि हमारी हम ना असल में मैं वो कहूँगा तो बात तो थोड़ी सी लोगों को सख्त लगती है मेरी ये बात, लेकिन मैं फिर भी कह देता हूँ, हम अंदर से जो है ना वो खुद खोखले हैं। हम लोग कहते हैं यहाँ शरीयत आए, शरीयत अच्छा, हम में से कोई एक बंदा मुझे बता दे चाहे यहाँ शरीयत आ जाए, कोई नहीं चाहता। हमारे हुक्मरान बुरे नहीं है, जैसे तुम होगे वैसे तुम पे हुक्मरान होंगे। हमारे हुक्मरान से, मुझे किसी हुक्मरान से कोई गिला नहीं है। मैं पोर्नोग्राफी एडिक्शन पे काम करता हूँ पाकिस्तान में, मेरे से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह इस टॉपिक पे कोई काम नहीं कर रहा। मेरे चैनल पे 100 से ऊपर वीडियोस पड़ी हैं इस टॉपिक पे, ठीक है, पूरी की पूरी, अगर किसी ने छोड़नी हो ना ये, तो पूरी की पूरी सीरीज़ पड़ी है। मैं आपको हमारी हुकूमतों की बात बताने जा रहा हूँ। आपको सिर्फ एक सवाल ये पूछूंगा, आपको पता है पाकिस्तान का पोर्नोग्राफी एडिक्शन में क्या नंबर है? मेरा ख्याल है सेकंड था। पाकिस्तान टॉप 20 में भी नहीं है। अच्छा। किधर बैठी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह उसकी एक, लेकिन पाकिस्तान का बाउंस रेट में नंबर 1 है। बाउंस रेट ये होता है कि मैं देखने की कोशिश की, मैं जा नहीं सका, बाउंस होके वापस आ गया। जैसे टेनिस की बॉल फेंकते हैं ना, बाउंस होके बॉल वापस आती है, ठीक। उसमें हमारी हर हुकूमत का एक हिडन एजेंडा, खामोश एजेंडा है ये। हमारी फायरवॉल्स, हमारे वीपीएन्स दुनिया में सबसे पावरफुल है। अच्छा, ठीक है, आपके इस्लामिक बरादरान मुमालिक इसमें टॉप 20 में है। ठीक है, सो बताने का मकसद ये है कि हम, अगर हमें वो हमारी फायर वॉल्स टूट जाएं तो शायद हम नंबर 1 हो जाएं। क्योंकि एक आई थी ऐसी रिसर्च के सेकंड, नहीं वो लोग गलत, वो रिसर्च, अच्छा वो गलत है, वो रिसर्च। असल में हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये ना, हम अपने आप को इतना डिग्रेड करते हैं, खाक दर खाक, खाक सार को खाक अली कहते हैं। हम इतने खाक में मिल चुके हैं कि हमें खाक ही नजर आती है। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरा से। फरा ये मुल्क, लोग 2030 के बाद लोग यहाँ आने को मिन्नतें किया करेंगे, तड़पेंगे। ये मुल्क आप देखोगे, दिस मुल्क इज गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे, हम भी ऐसी उम्मीद करते हैं। अली साहब, कोई माइंड इंजीनियरिंग सीखना चाहे, ये सारी स्किल्स जो आप सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं, तो उसे क्या करना चाहिए? फिर मैं कभी भी ये नहीं कहता कि मुझसे सीखो, मैं कहता हूँ जाओ, जाके जिससे मर्जी सीखो, ठीक है, बट इल्म है, इल्म वाले से सीखो, लो ज़रूर लो उसको, ठीक है। अब NLP, सिल्वा, बॉडी लैंग्वेज, लाइफ कोचिंग, ठीक है, स्टोरी थेरेपी, अब मेटाफर्स के थ्रू आप थेरेपी कैसे कर सकते हैं? स्टोरी थेरेपी क्या है? स्टोरी थेरेपी बेसिकली, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक मेरे पास एक बंदा है, जिस तरह आप जहाँ बैठी हो ना, यहाँ पर इसी तरह एक वो मेरा दोस्त बैठा हुआ था इसी तरह यहाँ पर। लास्ट टाइम जब पॉडकास्ट करने आया तो उन्होंने मुझे बुलाया हुआ था, तो उसने मुझे कहा कि मैं सर, मुझे जो है ना बहुत डिप्रेशन रहता है, ठीक है। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार अच्छा तुम्हें डिप्रेशन क्यों रहता है? उसने कहा सर बस हालात मुल्क के देख के बड़ी तबीयत ख़राब होती है। तो मैंने उसे पूछा तो आपकी सर इसके बारे में क्या राय है? ये ऑफ एयर बात हो रही थी हमारी, ठीक है, क्योंकि इसी रूम में मैंने पहले भी पॉडकास्ट किए हैं, 2-3 आपको बताया भी था। जी 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 बिल्कुल। तो मैंने कहा यार कौन से हालात? कहते यार ये जो कुछ हो रहा है। मैंने कहा क्या हो रहा है? यार आप सर आप क्या बात कर रहे हैं, आपको नहीं पता मुल्क में क्या हो रहा है? मैं क्या, मुझे एक बात बताओ, आप ये सब कुछ चेंज कर सकते हो? कहता नहीं। मैं कर सकता हूँ? कहता नहीं। हम दोनों का क्या काम है? जो हम कर रहे हैं वो हम बेस्ट करें, हम चेंज हो गए तो ये सब चेंज हो जाएगा। ऐसे ही है, ऐसे ही। कहता सर आपने तो मेरी जिंदगी बदल दी। अब तो मैं वाकई इस तरह से कभी सोचा ही नहीं। नाउ व्हाट आई डिड विद यू राइट नाउ फरा, आई टोल्ड यू अ स्टोरी।
बट एक्चुअली आपने एक लेसन मुझे पहुंचा दिया। अगर मैं आपसे डायरेक्ट कहता हूँ यार छोड़ो यार, मुल्क के हालात बात नहीं करनी, हाँ, राइट? सो ये एक पूरी की पूरी साइंस है कि आपने स्टोरी को अच्छा, मैं हाँ। कभी भी स्टोरीज बनाता नहीं हूँ। अपनी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में ऐसी कहानियां मौजूद होती हैं जिनमें कोई ना कोई सबक होता है जी। जो हमें उस टाइम पे नहीं पता चल रहा होता, बाद में रियलाइज होता है यार अल्लाह ने ये किया, कितना अच्छा ये हुआ। बिल्कुल होता है, ये मैंने अपनी जिंदगी में बहुत एक्सपीरियंस किया। हम बाद में कहते हैं यार ये कितना अच्छा हो गया यार, अल्लाह ने हम्म, हमें उस वक्त बचा लिया। मेरी बेटी अभी मुझे कहने लगी, वो कुछ हम्म, दिन पहले की बात है, कहती है अब्बू मैं 2019 में जब पाकिस्तान वापस आया तो आई वाज बैंकरप्ट। ठीक है, मेरी पूरी लाइफ स्टोरी मेरे चैनल में पड़ी हुई है, कोई भी देखना चाहे देख सकता है। मेरे $8 मिलियन कोई छोटी अमाउंट नहीं है किसी भी करेंसी में। ठीक है, तो मैं जब आया यहाँ पर तो एक लिटरली जितना आपका ये स्टूडियो है ना, इतने बड़े एक कमरे में हम 4 बच्चे, मैं और बेगम, हम एक और एक वॉशरूम उसके साथ, उसमें हम अच्छा। रहे। ठीक है, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं साइकिल खरीद सकता, गाड़ी तो दूर की बात है। ठीक, लेकिन वो मेरा रब है ना, बड़ा करीम और रहीम और गफूर है। ठीक है, रज़ाक है। उसने मुझे बेशक। एक दिन भी किसी के आगे यूँ हाथ नहीं फैलाने दिया। मैंने अपने मैं अब्दालियन कैट को एहसन से पढ़ा हुआ हूँ, तो मैंने अपने अब्दालियन दोस्तों को कहा, मैंने कहा यार मुझे किसी से कोई पैसा नहीं चाहिए। जिनको पता था ना मेरे साथ क्या हुआ है, क्योंकि जब मैं आया था, मैं वहाँ से कौन सी गाड़ियाँ बेच के आया था, लैंड क्रूजर, फोर्ड एक्सप्लोरर, इन्फिनिटी G25, Peugeot 308 हार्ड टॉप कन्वर्टेबल। ठीक है, एक मर्सिडीज थी मेरे पास, ये मैं गाड़ियाँ बेच कर आया हुआ था। तो यहाँ आके मेरे पास गाड़ी भी, कोई पैसे भी नहीं थे। फिर मेरी वालदा ने मुझे 2 लाख रुपया दिया, तो मैंने उससे एक दोस्त के उधार पे हाई जेट का डब्बा खरीदा। अब उस डब्बे पे मैं गवर्नर हाउस भी मीटिंग के लिए जाता था, पीसी भी ट्रेनिंग कराने जाता था। अच्छा। ठीक है, तो मुझे लोगों ने कहा कि उसने कहा अली तू क्या चला रहा है यार। मैं कहा यार मुझे एक बात बताओ, कितने लोगों के पास पाकिस्तान में 4 पहिए हैं, उनमें से कितने लोग हैं जिनके 4 पहियों में ठंडी मशीन है? तो ये शुक्र का वक्त है या फिक्र का वक्त है? ये शुक्र की मुकाम है ना कि मैं, बिल्कुल मुझे अल्लाह ने बिल्कुल फिर भी बिल्कुल उस बिल्कुल। एडवर्सिटी में भी यहाँ इतना कुछ दे दिया। राइट, तो जब हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम फिक्र करते हैं। मैं कहता हूँ जो जिस तरह जो रब का नहीं है वो सब का है, जो शुक्र नहीं करता वो फिक्र करता है। सो ट्रू। और चूंकि हम इस गर्दाब में फंसे हुए हैं, इसीलिए हम वहाँ हैं जहाँ हम हैं आज। यानी सिर्फ अपने जहन को बदलें, अल्लाह ताला से कनेक्शन बनाएं और पॉजिटिविटी अपने आप में पैदा करें तो जिंदगी मैं बदल एक हदीस सकती है। पे, अगर आप इजाज़त दो तो मैं इस जी हदीस पे बिल्कुल ख़त्म करना बिल्कुल। चाहूँगा। हज़रत अबू रज़ी रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है, इब्न माजा की। कहते हैं हम यार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा रब कैसा है? क्या खूबसूरत सवाल है। हम क्या पूछते हैं सवाल, रब किथे है? वो क्या सवाल पूछ रहे हैं, रब कैसा है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये हदीस ने मेरी ज़िंदगी बदली है बाय द वे। ठीक है, कि वो अपने बंदे की बेबसी पे मुस्कुराता है। कि यार रसूलुल्लाह वसल्लम मुस्कुराता है, वो क्यों? कहा क्योंकि बंदा चल रहा होता है, चल रहा होता है, चल रहा होता है, एक जगह पे आके बंदा खड़ा होकर कहता है यार बस दुनिया खत्म हो गई, रब्बी अहानन। तो रब मुस्कुराता है, वो एक सजदा जिसे तू गुनाह समझता है, 1000 सजदे से देता है आदमी को निजात। कहता है कि एक कदम तो तू और लेता है बंदे, मैंने तेरे लिए यहीं सब कुछ रखा है, ले एक कदम। ठीक है, तो अबू रजी कहते हैं फिर हमने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो रब इतना गफूर और रहीम है, हम उसकी रहमत से कैसे मायूस हो सकते हैं? तो मायूसी मुसलमान की जिंदगी में हो ही नहीं सकती। बेशक। ठीक है, मेहनत, इम्तिहान, उसका वो क्या कहना चाहिए, टेस्टिंग जो टाइम्स हैं जो भी हैं। ठीक है, मेरी 4 बैंकरप्सी हैं फरा, सबसे बड़ी $8 मिलियन की है, सबसे छोटी $500,000 की है। ठीक है, जिस एज में जितना था उतना चला जाता था। अब आप सोचो कि $8 मिलियन गंवा के मैंने सजदा शुक्र किया था। अगर वो पैसे उस दिन ना जाते, मुझे ये कंफर्म ना होता कि मैं आज गरीब हो गया हूँ, तो उस रात मैं एक नाइट क्लब में पहली दफ़ा ज़िंदगी में नाइट क्लब एंटर होने जा रहा था। बुक किया हुआ था, दोस्तों को पार्टी बना के देनी थी। और वहाँ से मेरे रब ने मुझे रोका। रब ने कहा कि नहीं, तू यहाँ नहीं जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, जो रब मुझसे इतना प्यार करता है, मैं उससे मायूस हूँ कि मेरे $8 मिलियन चले गए, या मैं शुक्र करूँ कि $8 मिलियन चले गए? ये तवक्कुल है जिसकी आजकल वाकई कमी हो गई है, बहुत जरूरत है। वो क्योंकि वो कहते हैं ना, रब नेड़े या कसून, हमें कसून पे यकीन है ना। नहीं तो रब पे यकीन कर लें। अली साहब बहुत उम्दा, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी गुफ्तगू। हमने रब ताला की भी बात की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात भी की, हमने साइंस की बात भी की, हमने अलूम की बात भी की। और देखने वालों के लिए जैसे आपने कहा कि कहानियों में, मिसालों में बहुत सी चीज़ें मख्फी होती हैं। तो बड़ा मैंने भी सीखा और आई एम श्योर देखने वालों ने भी सीखा होगा। आपका बहुत शुक्रिया। इजाज़त चाहती हूँ, अगले पॉडकास्ट में एक और अच्छी मेहमान शख्सियत के साथ मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।